हेलो फ्यूचर स्टार्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ प्रियांश दीक्षित। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि 2024 बोर्ड में जो हमारा मैथ्स का पेपर आया था, उस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज हम लोग देखने जा रहे हैं। अब देखो, जब ये लेक्चर खत्म होगा, तुम्हें 2024 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और उसके अलावा तुम्हें ये वाली चीजें पता चल जाएंगी कि उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन हमारा 2026 में आता है तो वो सारे के सारे क्वेश्चन तुम करके आओगे। ये हम पक्का वादा कर सकते हैं, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हमने ऐसे कवर करा है कि उससे रिलेटेड अगर तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस तुम कर पाओ आराम से। ठीक है। अब देखो, एक और चीज बोली जाती है कि जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड ही तुम्हारा नेक्स्ट ईयर का पेपर आएगा। मतलब हर बार ये होता है कि लास्ट ईयर के पेपर से रिलेटेड हमारा अगला पेपर आता है। तो अगर तुमने 2024 और 2025 के क्वेश्चंस लगा लिए तो इतना पक्का है कि 30 नंबर का तो तुम्हें साफ साफ उठता हुआ दिख जाएगा 2024 और 2025 से। सेम टू सेम क्वेश्चन भी दिख सकता है तुम्हें उठता हुआ, या फिर रिलेटेड क्वेश्चन दिख जाएगा। और अगर हमने जो 100 क्वेश्चन तुमको ढूंढ के दिए हैं उनकी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर वो 100 क्वेश्चन तुमने लगा लिए तो पक्का है 70 नंबर का तुम्हारा पेपर आता है, उसमें से 60 नंबर तुम लेके आओगे, यानी कि 100 में से 90 नंबर तुम्हारे। ठीक है। तो अगर तुमने ये सब कर लिया तो 100 में से 90 नंबर आ जाएंगे। और अगर तुमको लगता है कि तुमने अभी तैयारी नहीं करी हुई, कुछ नहीं किया हो, तो प्लीज 2024 का पेपर और 2025 का पेपर, इनका सॉल्यूशन आएगा, ये देख लेना। और जो 100 क्वेश्चन हमने ढूंढ के दिया वो 100 क्वेश्चन जरूर लगा लेना। तो मैथ्स में तुम्हारे 80 के आसपास नंबर तो आराम से बन जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। देखो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, यानी कि त्रिघात बहुपद दिया गया है, उसके सबसे ज्यादा जीरोस कितने हो सकते हैं, मतलब अधिक से अधिक उसके कितने शून्य हो सकते हैं। शून्य अभी इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, शून्य का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ पर वो हमारा जीरो हो रहा है। जो हमारी पॉलिनोमियल है वो कहाँ कहाँ पर जीरो हो रही है। पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो कहाँ कहाँ पे हो रही है, हमें केवल ये बताना है। अब देखो, ये कितनी जगह पे जीरो हो रही है यहाँ पे एक पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब कितनी जगह पे जीरो होगी हमें कैसे पता चलेगा। देखो, अगर तुम्हारे पास 3 डिग्री वाली है इक्वेशन, 3 डिग्री इक्वेशन है, तो सबसे बड़ी पावर तुम्हें केवल देखनी है। 3 डिग्री इक्वेशन है मतलब उसकी सबसे बड़ी पावर 3 होगी, तो वो 3 जगह पे हमारा जीरो के इक्वल हो रहा होगा। अगर 2 डिग्री इक्वेशन है तो उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, तो वो हमारा कितनी जगह पे हो रहा होगा, 2 जगह पे जीरो हो रहा होगा। तो वही चीज है, जितनी उसकी सबसे बड़ी पावर होगी उतनी जगह पर वो जीरो हो रहा होगा। यहाँ पे क्या दिया गया, क्यूबिक दी गई, यानी कि त्रिघात बहुपद दिया गया है, तो 3 जगह पर जीरो होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर इसकी क्या होगी, 3 होगी। अब यहाँ पर पूछ रहा है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। जो 140 है इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करके दिखाने हैं। अब 140 लिखो, इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे तुम, 2 से पहले इसे डिवाइड करो। 2 से करोगे तो होगा हमारा यहाँ पे 7 जीरो, फिर 2 से करो 35, फिर किससे करोगे, 5 से करो, 5 से करोगे 7, फिर 7 से करो आएगा 1। तो हमारा ये क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अब ये कहाँ पे लिखा हुआ है, सी ऑप्शन हमारा आंसर है। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, डिवाइडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर, इनके बीच में हमें रिलेशन बताना है। यानी कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बीच में हमें रिलेशन बताना है, यानी कि संबंध बताना है। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास 12 है, 12 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 टू हमारा हो जाएगा 10, बचेगा हमारा 2, तो ये हमारा क्या हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शेषफल। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है कोशेंट। कोशेंट क्या होता है, ये होता है भागफल, भागफल। ठीक है। फिर ये जो हमारे 5 है, 5 क्या है हमारा, ये होता है हमारा डिवाइजर, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाजक, यानी कि जिससे भाज किया जा रहा है। अब ये जो 12 है, ये हमारा क्या है, ये यहाँ पे हमारा है भाज्य, यानी कि डिवाइडेंड। अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है, 5 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू हमारा क्या होगा, 12। अब 2 ये हमारा है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर, ये क्या है, ये हमारा है कोशेंट, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिवाइजर, और ये हमारा क्या है, डिवाइडेंड, डी होता है यहाँ पे, डिवाइडेंड। अब तुम्हारा आंसर क्या आएगा, डिवाइजर इंटू कोशेंट। देखो यहाँ पे हमारा है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेंड, ये सी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक ये इक्वेशन दी गई है, एक इक्वेशन दी गई है। अब इनका हमें बताना है इसके कितने सॉल्यूशन है, यानी कि इसके कितने हल होंगे, ये हमें बताने हैं। अब देखो, अगर तुम्हारे सामने दो इक्वेशन दी गई हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू जीरो, ये दिया गया है c1 इक्वल टू जीरो। फिर दिया गया है मान लो a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0, अगर ये दिया गया है। अब तुमसे अगर सॉल्यूशन पूछा गया कि इन दोनों के सॉल्यूशन कैसे होंगे, इन दोनों के जो सॉल्यूशन होंगे उनके अंदर कॉमन क्या क्या होगा, तो तुम्हें कैसे बताओगे? देखो, अब इसमें तुम सिंपल चीज करो, A1/A2 निकालो, और फिर निकालो B1/B2, फिर निकालो C1/C2। ठीक है, ये निकालना है तुम्हें। अब अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 प्लस C1/C2, प्लस नहीं इक्वल C1/C2, अगर ये तीनों चीजें बराबर हैं, तीनों चीजें बराबर का मतलब क्या है? लाइंस हमारी सेम है, लाइंस सेम है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि इसके अंदर ये, देखो, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि दो लाइन हमें दी गई हैं, अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कितनी जगह पे कट कर रही हैं, ये होता है सॉल्यूशन का मतलब। अगर ये पहली लाइन है, इसी के ऊपर से दूसरी लाइन है, मतलब ये हर जगह पे कट ही कर रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट कर रही है। और अगर मान लो ये एक लाइन है, एक ही लाइन है, तो ये केवल एक जगह पे कट कर रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है। फिर अगर कोई अगर कोई दो लाइनें हैं वो ऐसे पैरेलल गई हुई हैं, यानी कि समांतर गई हुई हैं, तो क्या है? दोनों को एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही है कहीं पे, तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन, यानी कि इसके सॉल्यूशन ही नहीं होगा कोई। ठीक है, तो ये जो ये वाला केस होता है, ये होता है हमारा इनफाइनाइट केस वाला, यानी कि लाइंस इसमें सेम हो जाती है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो जाती है, तो ये होता है हमारा इनफाइनाइट केस वाला सॉल्यूशन। अब फिर होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये तीनों चीजें हमारी सेम नहीं है अगर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक जगह पे वो कट करेंगी केवल, यूनिक सॉल्यूशन। फिर अगर आता है हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर ये वाला केस आता है, तो ये हमारा होता है नो सॉल्यूशन वाला केस। मतलब यहाँ पर क्या होता है? कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ये दोनों हमारी पैरेलल लाइन हो जाती हैं, वो एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं करती हैं। अब वही चीज हमें यहाँ पे भी चेक करनी है, तो x हमारा क्या है? x हमारा 1 है, A1 हमारा 1 है यहाँ पे, और A2 क्या है हमारा? -3। अब इसको इक्वल करके देखो तुम, ये हमारा निकल के आ गया A1/A2। अब B1/B2 निकालो, B1/B2 इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2/(-6) इक्वल टू 1/3, -1/3। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आ गया। अब C1/C2 तुम्हें निकालना है केवल। C1 क्या है? C1 तुम्हारा 5 है, C2 तुम्हारा क्या है? C2 1 है, तो ये हमारा जो है ये नॉट इक्वल टू है हमारा A1/A2 और B1/B2 के, तो ये नॉट इक्वल टू है, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा इक्वल नहीं आ रहा है A1/A2 और B1/B2 के, तो मतलब ये हमारा कौन सा वाला केस है? ये तीसरा वाला केस है, यानी कि नो सॉल्यूशन वाला केस है। अब इसमें देखो कहाँ पे दिया गया है नो सॉल्यूशन वाला, पहला हमारा यूनिक सॉल्यूशन, नहीं यूनिक सॉल्यूशन है ही नहीं, टू सॉल्यूशन ये भी नहीं है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव, यानी कि डी वाला ऑप्शन होगा इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कॉमन डिफरेंस फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब हमें एक एपी दी गई है, उसमें पूछा जा रहा है कि इसके बीच में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमें निकालना है, यानी कि जो सार्व होता है वो हमें निकालना है, इसका सार्वंतर जो होता है, सार्वांतर निकालना है यहाँ पे। अब सार्वांतर कैसे निकाला जाता है? देखो, जो एपी होती है उसको हम लोग मानते हैं A1, A2, A3, A4 ऐसे करके मानते हैं, इतने मतलब ये हमारे क्या है? ये हमारे टर्म्स हैं, ये हमारे टर्म्स हैं एपी के। अब देखो पहला टर्म यहाँ पे क्या है? -5, -1, 3, 7 डैश डैश डैश। अब देखो, अब तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है यहाँ पे सार्वांतर, यानी कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? जो हमारी A1 है, A1 में हम कुछ ऐड करते हैं, तो हमारा क्या बनता है? A2 बनता है। तो अगर तुम्हें डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालने के लिए सिंपल सी चीज है, A2 में से A1 को माइनस कर दो, इक्वल टू हमारा डिफरेंस आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा निकल के आ जाएगा। अब A2 तुम्हारा क्या है? A2 तुम्हें दिया गया -1, -1, इसमें से माइनस क्या करना है हमें? -5 माइनस करना है, -5 इक्वल टू डी हो जाएगा। तो डी इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा? -1 + 5 इक्वल टू हमारा आ गया 4, 4 हमारा यहाँ पे सार्वांतर है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोला है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि विविधकर हमें निकालना है इस द्विघात समीकरण का। अब वो कैसे निकालेंगे हम लोग? तुमने पढ़ा है श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, ये तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब जो ये रूट के अंदर वाली चीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विविधकर। अब जो रूट के अंदर वाली चीज है वो क्या है हमारी? d, ये हमारा क्या होता है? b² - 4ac। अब देखो b यहाँ पे
प्लस का ही है तो ये बी ही पड़ेगा, तो ये बी स्क्वायर ही हो जाएगा माइनस 4। ए हमारा यहाँ पे क्या है, ये भी प्लस का ही ए है तो वैसे ये पड़ जाएगा। सी हमारा क्या है, यहाँ पे प्लस का ये है, सी है तो हमारा ये सी वैसे ही पड़ जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, सेम वही आने वाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट हमारा ये आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये कहाँ पे दिया गया है, सी ऑप्शन हमारा आंसर है। अब देखो, अगर यहाँ पे ए तुम्हारा माइनस का होता या फिर सी तुम्हारा माइनस का होता, तो ये माइनस का हो जाता, माइनस और माइनस हमारे यहाँ पे प्लस हो जाता, तब ये तुम्हारा प्लस वाला भी आंसर आ सकता था। लेकिन यहाँ पर जो ए है और सी है, ये हमें प्लस का ही दिया गया है, तो हमारा ये माइनस माइनस ही रहने वाला है, तो हमारा आंसर केवल सी होने वाला है। क्वेश्चन में हो सकता है चेंज कर दे कि ए को तुम्हें माइनस दे दे और सी को तुम्हें प्लस का दे दे, तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, प्लस का बन जाएगा, तो तुम्हारा प्लस वाला आंसर होने वाला है। तो ये वाली चीज याद रखना तुम लोग कि पेपर में अगर चेंज होके आए तो तुम लोग कर पाओ उसको। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये और ये हमें पॉइंट दिया गया, इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये x2 y2 क्या है, देखो हमें दो पॉइंट दिए गए हैं, 2 और 3, 4, 1, ये दो पॉइंट दिए गए हैं। इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। तो यही x2 y2 उठा के यहाँ पे पुट करना है तुम्हें केवल। तो x2 हमारा क्या है, x2 हमारा है 4, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है, y2 हमारा है 1, 1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। ये हमारा पूरा रहेगा अंडर रूट के अंदर। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस 2 हमारा हो जाएगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 3 हमारा क्या होगा, माइनस का 2, तो माइनस के 2 का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 अंडर रूट के अंदर, तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर 8। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2 भी लिख सकते हैं। इसको कैसे 2√2 लिखेंगे, अब इसको अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 4, 4 का अंडर रूट क्या होगा हमारा, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ m विल बी। मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यानी कि इसके जो मूल होंगे वो बराबर हैं, तो हमें m की वैल्यू बतानी है। अब मूल बराबर कब होते हैं, जो रूट्स होते हैं वो बराबर कब होते हैं, वो तब बराबर होते हैं जब हमारा जो d होता है ये हमारा इक्वल टू 0 होता है। d हमारा क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, वहां पे रूट्स हमारे इक्वल होते हैं। अब ये क्यों होता है, जब हमने श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे अगर ये चीज 0 हो गई है हमारी, तो ये होगा माइनस का b बाय में 2a। अब इसके अंदर प्लस माइनस वाला साइन आ रहा है, इसके अंदर कोई प्लस माइनस वाला साइन ही नहीं है, तो ये हमारे एक ही रूट रह जाएगा। तभी जब ये 0 हो जाता है तो हमारा क्या रहता है, रूट एक ही रह जाता है। तो हमें क्या करना है, केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 रख देना है, वहां से हमारा निकल के आ जाएगी m की वैल्यू। अब वही चीज करते हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब पहले इस इक्वेशन को मान के देखो, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करने वाले। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू हो जाएगा 3, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 12, c इक्वल टू हो जाएगा हमारा m। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, b का स्क्वायर यानी कि 12, माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारा क्या है 3 इंटू एम इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 आएगा। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 माइनस 4 3 जा 12, 12m इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आने वाला 12m इक्वल टू 144, तो यहाँ से m की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 12, तो d वाला हमारा क्या है, आंसर है यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ट्रायंगल एबीसी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ये हमारा समबाहु त्रिभुज है एबीसी एक। अब इसमें बोल रहा है साइड इसकी क्या है, 2a साइड दी गई है, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स विल बी। मतलब इसके जो शीर्ष लंब होते हैं इनकी लंबाई क्या होगी, ये पूछ रहा है यहाँ पे। अब देखो शीर्ष लंब का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे ये ट्रायंगल है हमारा, ये समबाहु त्रिभुज है। अब इसके बीच वाला ये जो ये लंब है, इसकी हमें बतानी है लंबाई। ये जो हमारा है ये मान लो h, हाइट इसकी जो है h है। अब ये हमें हाइट h बतानी है। अब ये कैसे बताएंगे हम लोग, देखो हाइट होती है जो ये यहाँ पे टूट रही होती है, किसमें बीच में काट रही होती है, तो ये हमारा पूरा 2a था, तो ये हमारा कितना हो जाएगा a, और ये भी a हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचा क्या, ये बचा, ये हमारा 2a है, ये a है,
ये h है हाइट जो हमें बतानी है। अब तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। तुम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम के अंदर पढ़ा होगा कि हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइट क्या है, हाइट यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे h दी गई है, h का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि आधार, आधार यहाँ पे क्या है a का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस यानी कि जो कर्ण होती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है 2a का होल स्क्वायर। अब ये हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारा 4a स्क्वायर। यहां से आया एच स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एच इक्वल टू हमारा, इसको स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो रूट 3 और ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के ऊपर रूट आएगा तो ये हमारा ए स्क्वायर के बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आने वाला है। एच हमारी क्या आ जाएगी √3a, a√3, सी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो इसको तुम लोग फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, इसका फॉर्मूला एक होता है हाइट का, जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इसमें हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड, ये हमारा होता है फॉर्मूला। मतलब साइड जो हमें दी गई है वो √3/2। अब यहाँ पे साइड डालोगे, जब तुम 2a डालोगे तो 2a में से 2 से 2 कट जाएगा और √3a आंसर आ जाएगा। अब कुछ लोग होते हैं उनको फॉर्मूला नहीं याद रहता है, तो उनके लिए हमारा ये मेथड है। अब ये जो रियल वाला मेथड है ये भी याद रखो तुम लोग, इस मेथड से तुम लोग लगा सकते हो। फॉर्मूला हर जगह पे काम नहीं आएगा, लेकिन जो मेथड है ये हर जगह पे काम आएगा। यहाँ पे चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए या फिर कोई भी ट्रायंगल आ जाए, तब भी ये मेथड तुम्हारा काम आने वाला है, लेकिन ये फॉर्मूला केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी। मतलब हमें टेबल दी गई है, इसका हमें माध्य निकाल के दिखाना है। अब माध्य कैसे निकालेंगे, देखो अब हमारा यहाँ पे आता है, सबसे पहले हमें इंटरवल क्या दिया गया, देखो इंटरवल हमें दिए गए हैं 1 से 3, 3 से 5, फिर 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ये दिए गए इंटरवल। फिर इसके बाद में हमें फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, यानी कि जो बारंबारता होती है वो क्या दी गई है, पहले दी गई है 3, फिर 2, 4, 2, फिर 3, ये दी गई है। अब देखो जो हम लोग ये निकालते हैं माध्य, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, जो मीन होता है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स आई बाय में समेशन ऑफ एफ, ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ये एक्स आई क्या आ रहा है भैया, अब ये एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय में 2। अब अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट मतलब है जैसे यहाँ पे बाद में 3 आ रहा है तो ये हमारी अपर लिमिट हो जाएगी, और लोअर लिमिट हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी 1। तो एक्स आई हम लोग सबका निकालेंगे, अपर लिमिट यानी कि 3 + 1/2, 5 + 3/2, 7 + 5/2, फिर 9 + 7/2, 11 + 9/2, ये हमारा आ जाएगा एक्स आई। तो यहाँ पे ये पहला वाला आएगा 4/2 मतलब 2, 8/2 यानी कि 4, 7 + 5 हमारा हो जाएगा 12, 12/2 यानी कि 6, फिर 9 + 7 हमारा हो जाएगा 16, 16/2 यानी कि 8, फिर 11 + 9 हो जाएगा हमारा 20, 20 + 2, 11 + 9 हो जाएगा हमारा 20, 20/2 हमारा हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हमारी एक्स आई निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ एक्स आई। अब एफ एक्स आई का मतलब है एफ और एक्स आई की मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 हमारा हो जाएगा 6, 2 4 जा 8, 4 6 जा 24, 8 2 जा 16, 3 10 जा 30। अब ये जो एफ एक्स आई है, ये समेशन ऑफ एफ एक्स आई का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है जितने भी तुम्हारे पास एफ एक्स आई है इन सबको ऐड कर दो, इन सबको तुम्हें ऐड कर देना है। तो इन सबको जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा 84 आता है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें समेशन ऑफ एफ का मतलब क्या है, समेशन ऑफ एफ का मतलब होता है सारी की सारी बारंबारता, यानी कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी दी गई है सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14, तो हमारी ये कितना आ गया, समेशन ऑफ एफ 14 आ गया। अब मीन जब हम लोग निकालेंगे तो मीन इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स आई, यानी कि 84/14, ये हमारा आ रहा है 6। आंसर हमारा क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे 6, तो 6 हमारा आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा आंसर है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, साइन 27 डिग्री बाय में कॉस 26 डिग्री की हमें वैल्यू बतानी है। अब साइन 27 डिग्री ये तो भैया याद भी नहीं करवाई गई, और कॉस 63 डिग्री ये भी नहीं याद करवाई गई, तो इसकी वैल्यूज हम लोग कैसे बताएंगे। अब देखो तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि कॉस 90 - थीटा
इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, ये पढ़ा है। या फिर एक और चीज पढ़ी होगी, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये दोनों चीजें पढ़ी हैं तुम लोगों ने। अब यही वाली प्रॉपर्टी यहां पे लगानी है केवल तुम्हें। देखो कॉस में लगाओ, साइन 27 डिग्री है ऊपर, नीचे कॉस 90 माइनस 63 लाने के लिए हमें 90 से कितना माइनस करना पड़ेगा, 27 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। अब ये होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमारा है थीटा, तो ये हमारा इक्वल होता है किसके, साइन थीटा के। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन 27 डिग्री। तो साइन 27 डिग्री डिवाइड बाय साइन 27 डिग्री। अब इसका आंसर तुम्हारा क्या है, सिंपल सी चीज है, 1 आ गया आंसर। तो इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन 1। अब यहाँ पे बोल रहा है कॉस ए की वैल्यू हमें दी गई है, हमें साइन 2a की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कॉस ए की वैल्यू दी गई है, तो इसका मतलब क्या है, कॉस जो होता है, कॉस ए इक्वल टू क्या होगा हमारा, √3/2 है। और जो कॉस होता है वो इक्वल टू क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा आधार बटे में क्या होता है हमारा कर्ण, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये होता है हमारा कॉस। अब देखो हमारी ये है ट्राइंगल, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें कर्ण क्या है, कर्ण हमारी ये वाली होती है, तो ये हमारी हो गई 2, आधार क्या है, √3, ये रहा √3। अब हमें तीसरी चीज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, √3 का होल स्क्वायर प्लस में हाइट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। अब √3 का होल स्क्वायर 3, एच स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 4 - 3, तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 1 निकल के आ जाएगा। तो हमारी यहाँ पे जो लंबाई है ये 1 निकल के आ गई, लंबाई बोल रहे हैं ऊंचाई बोल रहे हैं, 1 निकल के आ गई। अब जो साइन होता है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है हमारा लंबाई बटे में कर्ण, कर्ण। अब लंबाई क्या दी गई, लंबाई हमारी 1 आ गई है, कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा 2 है, तो 1/2 हमारा साइन ए की वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है साइन 2a की वैल्यू। अब साइन 2a की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो साइन 2a का तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला भैया, साइन 2a जो होता है ये इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारा साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, ये होता है हमारा साइन 2a का वैल्यू। अब साइन ए भी तुम्हें पता है, कॉस ए भी तुम्हें पता है, बस यही तुम्हें वैल्यू डालनी है यहाँ पे, 2 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/2। अब कॉस ए की वैल्यू क्या है, √3/2, 1/2 में से 2 चला जाएगा, तो साइन 2a इक्वल टू जो है ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया √3/2, साइन 2a इक्वल टू आ गया है √3/2। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। अब ये कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 1 + tan² है बाय में 1 + cot² है, ये हमारा क्या होगा, ये हमें बताना है। अब देखो कुछ लोग को ये 1 + tan² है और 1 + cot² वाला फॉर्मूला नहीं याद रहता है, तो उसकी भी एक ट्रिक बता दें तुम लोग को, sin² प्लस cos² इक्वल टू 1 होता है हमारा। अब इसको पहले करो sin² से डिवाइड, sin² से डिवाइड करो, तो क्या होगा हमारा, ये आएगा 1 प्लस में cos² बाय में sin²। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cot² तो इसको इरेज करो और cot² डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, cot² इक्वल टू 1 बाय में sin²। अब ये जो 1 बाय में sin² है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cosec², तो इसको यहाँ पे cosec² लिख दो। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ये हमारा बन के आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको करो cos² से डिवाइड, cos² से डिवाइड, डिवाइड करो। अब तब क्या होगा, जब cos² से डिवाइड करेंगे तो पहला होगा sin² बाय में cos², तो वो हमारा क्या हो जाएगा, tan² प्लस cos² बाय में cos², ये 1 हो जाएगा, 1 बाय में cos² उसको हम लोग कर देंगे sec²। तो ये हमारे दो फॉर्मूले निकल के आ गए। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 1 + tan cot²। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 1 + tan² बाय में 1 + cot², इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 1 + tan² बाय में 1 + cot², इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। 1 + tan² हमारा क्या होता है, sec², और 1 + cot² हमारा क्या होता है, cosec², cosec²। अब sec² का मतलब क्या होता है, 1 बाय में cos², तो sec² की जगह पे लिख दो 1 बाय में cos²।
ठीक है, इंटू कॉसेक स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, 1 बाय में साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय में साइन स्क्वायर है। अब ये जो साइन स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो एट द एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ए बाय में कॉस स्क्वायर ए, तो ये हमारा क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए के इक्वल हो गया ये हमारा। तो आंसर इसका क्या है, टेन स्क्वायर है, यानी कि डी ऑप्शन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इज इक्वल टू, मतलब साइन टू ए जो है वो टू साइन ए के इक्वल है, जो हमारा ए एंगल क्या है। अब वहां पे तुम लोग इसको कैसे चेक करोगे, इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है, चार ऑप्शन दिए गए, तुमको चारों ऑप्शन डाल डाल के देख लो। तो साइन टू ए में जो हम लोग पहला वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, मान लो पहला वाला ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए, यानी कि साइन जीरो इज इक्वल टू साइन जीरो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये पहला वाला ऑप्शन तो हमारा सही सही जा रहा है। अब दूसरा वाला ऑप्शन भी चेक करके देख लो, देखो पहली बात तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया, तो मतलब क्या है कि पहले ऑप्शन सही होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर ये तो होता नहीं है कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हो, उसके अंदर एक ही आंसर होगा केवल। अब लेकिन तब भी चेक कर लो, चेक कर तुम अपनी प्रैक्टिस के लिए चेक कर लो, यहाँ पे दूसरा वही दूसरा वाला क्या होगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री डालने के लिए क्या करेंगे, साइन टू इंटू 30 इक्वल टू टू साइन 30। अब जो ये 2 इंटू 30 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू टू इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब ये इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखो ये हमारा आएगा √3/2 इज इक्वल टू 1, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत चीज है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो बी वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। अब सी वाला चेक करो, तो सी वाला ऑप्शन क्या है, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री डाल के देखो, अब यहाँ पे जो हम लोग डालेंगे साइन 2 इंटू 45 डिग्री इक्वल टू टू साइन 45 डिग्री। अब देखो 45 डिग्री पे क्या होती है, 1/√2 वैल्यू होती है। अब 2 इंटू 45 डिग्री क्या होगा, ये 90 हो जाएगा, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब साइन रूट अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो √2 1 जा √2, √2 2 जा 2, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, 1 इक्वल टू √2, ये तो हो ही नहीं सकता कभी, ये भी गलत हो गया हमारा। अब डी वाला ऑप्शन बचा है, डी वाले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री जब तुम डाल के देखोगे तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी नहीं है, पहला वाला हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है हमको, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब जो परिधि होती है, सर्कमफ्रेंस होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2πr, यानी कि जो वृत्त की परिधि होती है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। और हमें ये दी गई है कितनी, 22 सेंटीमीटर, तो 22 इक्वल टू 2πr। अब यहां से हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारा 2 इसके अपॉन में जाएगा, तो हो जाएगा 22/2 इंटू पाई इक्वल टू आर। ठीक, अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 11 जा 22, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 11 बाय में पाई, पाई की वैल्यू डालो 22/7, 11 बाय में 22 इंटू 7, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो हमारा आर की वैल्यू कितने निकल के आ गई, 7/2, 7/2 हमारी आर की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब क्या होता है, जो एरिया होता है सर्कल का, एरिया जो सर्कल का होता है वो होता है हमारा क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है, 7/2 का होल स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 7 बाय में 2 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो ऊपर बचा हमारा कितना, 77/2, ये हमारा एरिया निकल के आया किसका, सर्कल का। अब जो चतुर्थांश होता है, यानी कि देखो ये हमारा सर्कल है, चतुर्थांश का मतलब होता है इसके चार टुकड़े हमने कर दिए, तो हमें एक पहले वाले का बताना है, मतलब एक इनमें से चारों में से एक टुकड़े का हमें बताना है कितना एरिया होगा। तो उस एक टुकड़े का एरिया निकालने के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल को 1/4 कर देंगे, तो चतुर्थांश का जो एरिया होता है वो इक्वल टू होता है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो 1/4 इंटू 77/2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 77/8, 77/8 का सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैप्सूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
जो कैप्सूल होती है हमारी वो किससे मिलके बनी होती है? अब देखो कैप्सूल कैसी होती है, इस टाइप की होती है ना कैप्सूल। इसमें ये ऐसे होता है, इधर साइड से ऐसे लगा होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा कैसे बन रहा है? ये कॉम्बिनेशन के लिए एक हमने सिलेंडर लिया और ऊपर से हमने एक आधा सर्कल डाल दिया, नीचे से हमने आधा सर्कल डाल दिया। सर्कल नहीं मतलब गोला रखा है, नीचे से आधा गोला, ऊपर से आधा गोला। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं? दो शंकुओं से, नहीं। एक बेलन एवं दो अर्धगोलों से, हाँ यही होता है। एक बेलन एवं एक अर्धगोले से, नहीं। एक बेलन एवं दो गोलों से, नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है माध्य और बहुलक हमें दिया गया है और हमें माध्यक बताना है। अब माध्यक हम लोग कैसे बताएंगे? देखो यहाँ पे बहुलक का एक फॉर्मूला आता है। बहुलक इक्वल टू हमारा क्या होता है? 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। यानी कि जो हमारा मॉड होता है वो इक्वल टू क्या होता है? 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे पहले हमें दिया गया मीन, यानी कि पहले हमारा माध्य है, तो पहला वाला हमारा हो जाएगा माध्य। दूसरे में लिखा बहुलक, तो दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक। तो सिंपल सी चीज है, माध्य इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 32, और बहुलक हमारा कितना हो जाएगा? 35। तो यहाँ पे डालो 35 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन को हम लिख दे रहे हैं एम, बड़ा एम, माइनस 2 इंटू मीन। अब मीन हमें क्या दिया गया? मीन हमारा है 32, तो 2 इंटू 32, तो ये हो जाएगा 3m माइनस 64 35। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 3m इक्वल टू, इस 64 को इधर माइनस का उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, तो 64 प्लस 35 इक्वल टू 99। अब 3m जो है, 3m इक्वल टू 99 आ रहा है, 3m इक्वल टू 99। m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 99 बाय में 3। m इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा 33। ये हमारा आंसर निकल के आ गया है, 33 हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता था, मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल विल बी। मतलब जो हमारे पास बारंबारता सारणी दी गई, इसका बहुलक वर्ग हमें बताना है। अब ये बहुलक वर्ग क्या होता है, पहले ये समझो। बहुलक वर्ग यानी कि जो मॉडल क्लास है ये क्या होता है? देखो इसका मतलब होता है कि कहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो वाला हमें क्या लेना है? इंटरवल लेना है। अगर मान लो ये देखो, यहाँ पे पहले वाले में फ्रीक्वेंसी है 8, दूसरे में 7, तीसरे में 18, चौथे में 19, फिर 6। तो 19 वाली जो है ये सबसे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी है। तो ये सबसे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी पे हमारा इंटरवल क्या है? 15 to 20। तो ये वाला इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो 15 to 20 हमारा आंसर है, बी ऑप्शन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो डाइसेस है, यानी कि दो पास है, उनको हम उछाल लें। अब ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है वो, कि उन दोनों डाइसेस में जो संख्याएं आएंगी उनका जो सम होगा वो 10 होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। अब ये चीज कैसे हो सकती है? मतलब पहला पासा जो है उसको हमने उछाला, उसमें कुछ आया, दूसरा पासा है उसको हमने उछाला, उसमें कुछ आया। उन दोनों में जो नंबर्स आए उन दोनों का एडिशन हम करेंगे तो हमारे 10 आना चाहिए। ये हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी वहां पे। अब देखो जो पासा होता है, पासे के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, मतलब 6 तरीके से पासा गिर सकता है। अब एक पासा 6 तरीके से गिर सकता है, तो दो पासे कितने तरीके से गिरेंगे? 6 इंटू 6 यानी कि 36। ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यानी कि कुल प्रायिकता हमारी जो है वो क्या है? 36 आ गई है। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उनका योगफल 10 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो उनका योगफल 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी, हमें ये बतानी है यहाँ पे। अब जो 10 आ रही है उनका योगफल, 10 आने की चांसेस कौन कौन सी हो सकती है? देखो सबसे पहले अगर हमारा मान लो पहले वाले में 4 आ गया, दूसरे वाले में 6 आ गया, ये हो गया एक चांस। दूसरे पहले में 5 आ गया, दूसरे में 5 आ गया, दोनों में 5 5 आ गया, तो एडिशन 10 हो जाएगा। फिर पहले में 6 आ गया, दूसरे में 4 आ गया। ये तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं जिनकी वजह से एडिशन हमारा 10 होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स। मतलब कि क्या होता है? ये अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स है, यानी कि जो अनुकूल परिणाम है, ये कितने आए हैं? 3 आए हैं ये। तो अनुकूल परिणाम हमारे हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल
परिणाम यानी कि फेवरेबल आउटकम्स बाय में क्या होगा, कुल प्रायिकता यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 36। तो 3 बाय में 36, 3 वन जा 3, 3 12 जा 36। तो 1/12 क्या आ गई तुम्हारी प्रोबेबिलिटी, निकल के आ गई है 1/12। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, व्हेन अ डाई यानी कि एक पासा है उसको हम उछाल लें, तो वहां पर क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक इवन नंबर आए, यानी कि एक सम संख्या है, ये इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी, हमें ये बताना है। अब देखो तुम एक पासे को उछाल लो, तो जो पासा होता है पासे के गिरने की चांसेस कितनी है, 6 तरीके से वो गिर सकता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हो जाएगी हमारी 6। ठीक है। अब वैसे यहाँ पे हम लोग निकालेंगे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम क्या होंगे, देखो इवन नंबर आना चाहिए। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 है हमारे पास। अब ये 6 चांसेस हैं कि ये 6 चीजें गिर सकती हैं हमारे पासे में। तो इनमें से हमारे इवन नंबर कौन कौन से, 2 4 और 6, ये हमारे इवन नंबर हैं। तो कितनी चांसेस है, 1 2 और 3, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 3। तो अनुकूल परिणाम हमारे 3 है और टोटल प्रायिकता हमारी कितनी है, 6 है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर गिरने की, तो क्या होगा, ऊपर हमारे क्या आएगा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल प्रायिकता, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल प्रोबेबिलिटी। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, यहाँ पे 3 है और कुल प्रायिकता कितनी है, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6 है। तो 3 बाय में 6, तो 1 जा 2 जा, तो 1 बाय में 2। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 1331 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स ईच साइड। हमें उसकी हर एक भुजा का बताना है। अब देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन, आयतन। अब जो ये क्यूब होता है, क्यूब का आयतन क्या होता है, क्यूब का आयतन होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ए क्या क्या होती है यहाँ पे, भुजा। तो भुजा का क्यूब होता है हमारा क्यूब का आयतन। ठीक है। अब देखो ये हमारा आयतन में कितना दिया गया, 1331 इक्वल टू हमारा ए क्यूब है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1331, इसके ऊपर क्यूब रूट लग जाएगा। ठीक है। अब ए की वैल्यू ये होने वाली है, तो मतलब ये हमारा किसका क्यूब है, 1331 हमारा किसका क्यूब है, वो हमारा क्या होगा, ए होगा। तो ए का क्यूब होगा हमारा 1331। अब 1331 का क्यूब वो, अब 1331 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो 1331, अब इसको तुम लोग फैक्टर करो। देखो सबसे पहले कटेगा 11 से, 11 वन जा 11, बचा यहाँ पे 23, फिर 2 जा 22, फिर कितना बचा, 11 बचा, फिर 1 जा 11, फिर 11 से डिवाइड करो, फिर हमारा क्या आएगा, 11 वन जा 11, फिर 11 वन जा 11, फिर 11 से डिवाइड करोगे 1। तो 11 की 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आ रहा है, 1331 आ रहा है। यानी कि जो ये 1331 है ये हमारा 11 का क्यूब है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 11 की पावर 3। अब ये क्यूब रूट क्यूब से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा आंसर, ए इक्वल टू 11, ए इक्वल टू 11 हमारा आंसर आ जाएगा। यहां से तुम सिंपल से समझो कि ए एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करेंगे हम लोग तो हमारा 1331 आ जाएगा। तो 11 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब अगर हम करते हैं तो 1331 हमारा आ जाएगा। ठीक है। तो आंसर इसका क्या होने वाला है, 11। अब देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, हमारे पास इक्वेशन दी गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू 0। इसका एक रूट हमें दिया गया 2, और हमें क्या बताना है, यहाँ पे p की वैल्यू बतानी है। अब ये कैसे बताएंगे हम लोग, देखो तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि जो हमारा रूट होते हैं, यानी कि मान लो अल्फा एक रूट है और एक रूट है हमारा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जब हम लोग करते हैं, मतलब दोनों रूट का जो एडिशन होता है वो इक्वल टू होता है माइनस बी बाय में ए। अब इस इक्वेशन को सबसे पहले कंपेयर कर लेना किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर लेना। अब यहाँ पे अल्फा हमारा पहला रूट है, बीटा हमारा दूसरा रूट है, इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, माइनस का बी बाय में है, मतलब बी हमारा ये है, ए हमारा ये है। ठीक है। तो माइनस का बी बाय में है, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 3, तो माइनस का 3 बाय में ए क्या है 1।
तो अल्फा एक रूट हमें पता है, देखो 2 हमें पता है, एक रूट हमें दिया गया, दूसरा रूट हमें बताना है पहले। तो एक रूट हम लोग 2 यहाँ पे डाल देंगे, तो 2 प्लस बीटा इक्वल टू -3, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करो तुम लोग, बीटा इधर ही रखो और 2 को उधर भेज दो, इधर प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो -3 -2, ये हो गया -5। तो हमारा जो दूसरा रूट है वो निकल के आ गया कितना, -5। ठीक है, तो अल्फा हमारा कितना है, 2 है, और बीटा हमारा कितना है, -5 है। ठीक। अब एक और चीज तुम लोगों ने पढ़ी है कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि जो दोनों रूट होते हैं उनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमारा c बाय a के बराबर होता है। अब अल्फा इंटू बीटा जब हम लोग करेंगे, 2 इंटू -5 इक्वल टू हमारा कितना आएगा, c बाय में a। c हमारा क्या है यहाँ पे, p, माइनस का p हमारा c है, तो माइनस का p बाय में a क्या है, 1। ठीक है, तो माइनस का p इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 इंटू -5। तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस से कट जाएगा, तो 2 इंटू 5 हमारा 10 हो जाएगा, तो p इक्वल टू 10 निकल के आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया है। देखो अगला क्वेश्चन मेरे सामने आता है, cos थीटा इक्वल टू 15/17 है, तो हमें बताना है sin थीटा क्या होता है। देखो तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, लाल बटा कक्का, तुम लोग को पता ही है, लाल बटा कक्का, ये हमारा होता है sin थीटा। sin cos tan cot sec cosec, ये तो पता ही है तुम लोग को। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस, यहाँ पे एल होता है लंबाई, फिर के क्या होता है, के होता है कर्ण, ए होता है हमारा आधार। ठीक है, तो देखो कॉस क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू हमारा होता है क्या, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, ये होता है हमारा cos थीटा। और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा लंबाई बटे में कर्ण, ये होता है हमारा साइन थीटा। अब cos थीटा हमें क्या दिया गया है, cos थीटा हमें दिया गया है यहाँ पे 15/17, तो मतलब हमें आधार दिया गया है 15 और कर्ण हमें कितना दिया गया है 17। तो ये बना लो ट्राइंगल अपना, आधार हमारा कितना हो गया 15, कर्ण हमारा हो गया 17। और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे लंबाई निकालनी है, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा कितना है वो निकालना है, ये निकालना है, इसको मान लो कितना है p, इसको निकालना है हमें, p को निकालना है। अब p कैसे निकालोगे, p का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर, ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम होती है, उससे हम लोग लगा के निकाल लेंगे। अब देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ठीक है, अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 225, ये हो जाएगा। यहां से परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारा कितना आ रहा है, देखो 289 में से 225 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 64, 64 बचा। तो p की वैल्यू यहां पर से क्या आ गई, रूट का 64, रूट का 64 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 का रूट कितना आएगा 8 आएगा। अब 8 हमारा परपेंडिकुलर निकल के आ गया, यानी कि लंबाई हमारी 8 निकल के आ गई। अब लंबाई बटे में कर्ण हमें लिख रखना है, साइन थीटा हमारा वो होता है, तो 8 बाय में कर्ण हमारा कितना है यहाँ पे 17, ये हमारा क्या साइन थीटा निकल के आ गया, सिंपल सा था। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 8 बाय में 17। देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। अब इसका हमें मीन निकालना है, तो मीन यानी कि माध्य, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने तुम लोग को बताया था, सिग्मा एफ एक्स आई बाय में सिग्मा ऑफ एफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमारा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल ये दिया गया है हमको, क्या है, पहला 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, ये दिया गया है। अब बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी एफ, ये भी हमें दी गई है 1 2 6 8 3। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एक्स आई निकालना है हमें। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं, पहले वाले को और दूसरे वाले को ऐड करेंगे, जो वर्ग अंतराल में दिए गए इसमें पहले वाले को लोअर लिमिट और अपर लिमिट इनको ऐड करके बाय में 2, तो लोअर लिमिट हमारी 0 है, अपर लिमिट हमारी 2 है, तो 2 + 0 2 बाय में 2 यानी कि 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 + 4 6 बाय में 2 यानी कि 3, फिर 4 + 6 यानी कि 10 बाय में 2 इक्वल टू 5, फिर 6 + 8 ये हमारा हो जाएगा 14 बाय में 2 इक्वल टू 7, फिर आएगा हमारा 8 + 10 यानी कि 18 बाय में 2 इक्वल टू हमारा 9। ठीक है, एक्स आई हमारा ये निकल के आ गया। अब हमें निकालना है एफ एक्स आई।
अब एफ एक्स आई कैसे निकलेगा, एफ इंटू एक्स आई, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 8 7 जा कितना होता है 56, 3 9 जा 27। ये हमारा एफ एक्स आई निकल के आ गया। अब इनको हम लोग ऐड कर लेंगे, जो एफ एक्स आई है ये सारे ऐड कर लो, 1 प्लस 6 प्लस 30 प्लस 56 प्लस 27, इनको ऐड करो तो 16 हो जाएगा हमारा 7 प्लस 30 और 56 86 प्लस 27। 27 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 और 7 हो जाएगा 34 प्लस 86 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 490 और 30। अब 86 प्लस 34 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 120। ठीक है, तो एफ एक्स आई हमारा कितना निकल के आ गया 120। और एफ हमारा कितना है, एफ को हम लोग समेशन ऑफ एफ भी निकालना है हमें। समेशन ऑफ एफ एक्स आई हमने निकाल लिया है, समेशन ऑफ एफ निकालना है हमें। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सिग्मा ऑफ एफ, यानी कि जो एफ है हमारी बारंबारता है उन सबको ऐड करना है। तो 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 ये हमारा ऐड होगा। तो 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 और 6 9, 9 और 8 हमारा कितना हो जाएगा 17, 17 और 3 20, तो ये हमारा 20 आ गया। अब देखो हमें मीन जब निकालना है तो मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स आई बाय में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आई हमारा कितना निकल के आया 120, 120 बाय में 20 ये हमारा आ रहा है। अब 21 जा 20, 26 जा 120, तो 6 हमारा निकल के आ गया यहाँ पे क्या मीन, तो मीन की वैल्यू हमारी 6 आ गई है, तो आंसर हमारा इसका क्या है 6। अब देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मतलब दो पॉइंट हमें दिए गए हैं, अब हमें बताना है इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये हमें बताना है। अब देखो जो हमारा मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट को निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा मिड पॉइंट के निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स को निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा x1 प्लस x2 बाय में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय में 2, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे पहला हमें दी गया माइनस का 3 कॉमा 10, तो इसको मान लो क्या x1 x2 y1 x1 y1 मान लो इसको। अब तो दूसरा हमें दिया गया वो क्या दिया गया 5 कॉमा 4, अब इसको क्या मान लो x2 और y2 ये मान लो इसको। अब यहाँ पे देखो मिड पॉइंट के फॉर्मूले में इसको पुट कर दो, x1 हमारा क्या है माइनस का 3, तो माइनस का 3 प्लस में x2 हमारा क्या है प्लस का 5 बाय में 2, ठीक है, कॉमा y1 हमारा क्या है y1 हमारा है क्या 10 प्लस का 10 प्लस y2 हमारा क्या है प्लस का 4, तो 4 बाय में 2, ठीक है। अब माइनस का 3 प्लस 5 हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बाय में 2, यहाँ पे हो जाएगा 14 बाय में 2। अब ये हमारा निकल के क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 1,7 ये हमारा निकल के आ गया मिड पॉइंट का निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए, ये हमारा क्या है आंसर। अब देखो अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें ये दो पॉइंट दिए गए, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 13 है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। अब देखो यहाँ पे मान लो x1 y1 इक्वल टू हमारा क्या है माइनस का 1 कॉमा माइनस का 3, और x2 y2 तुम मान लो क्या इक्वल टू x कॉमा 9, ठीक है, ये मान लो। तो x1 हमारा हो गया माइनस का 1, y1 हो गया माइनस का 3, x2 हमारा हो गया x और y2 हमारा हो गया 9। अब देखो अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा डिस्टेंस का, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा सिंपल सा होता है क्या अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब देखो x2 यहाँ पे रखो यानी कि x माइनस का x1, x1 क्या है हमारा माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 रख देंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 9 माइनस माइनस का 3, तो इसका होल स्क्वायर, ये हमारा आएगा अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमारी कितनी है, डिस्टेंस हमें 13 दी गई है तो यहाँ पे 13 रख दो। अब इधर अंडर रूट है, इसको जब हम लोग इधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा x, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 3 हमारा कितना होता है 12, 12 का होल स्क्वायर। अब 13 का होल स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस ये 12 का होल स्क्वायर है ये 144 आएगा, इसको हम लोग इधर भेज देंगे, इधर प्लस का इधर माइनस का आएगा, तो 144 इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 25 इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है इसको इधर भेजेंगे तो हमारा अंडर रूट में जाएगा, तो एक्स प्लस 1 का जो होल स्क्वायर था इसको जब हम इधर भेज रहे हैं तो ये हमारा अंडर रूट का 25 जा रहा है। अब देखो
एक चीज याद रखो कि जो ये स्क्वायर वाली चीज होती है, स्क्वायर को हम लोग जब इधर भेजेंगे तो स्क्वायर को इधर भेजने पे हमारा आता है आंसर प्लस माइनस में। अब भैया प्लस माइनस में क्यों आ रहा है आंसर? देखो सिंपल सी चीज है, अभी तुम्हें समझाते हैं। x प्लस वन, अब ये आंसर देखो अंडर रूट 25 का वैल्यू क्या होती है? 5। तो प्लस माइनस 5, ये हम पहले ले लेते हैं, ये हमारा आ गया है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया प्लस माइनस क्यों आ रहा है? अगर तुम प्लस के 5 का स्क्वायर रख रहे हो इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो भी हमारा ये 25 इक्वल टू एक्स प्लस वन आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे तुम ये प्लस के 5 की जगह पे माइनस के 5 का स्क्वायर रख रहे हो, तो भी तुम्हारा 25 इक्वल टू एक्स प्लस वन आएगा। तो ये दो केस बन रहे हैं। तुम जब अंडर रूट की तरफ भेज रहे हो तो वहां पे प्लस माइनस अगर तुमने नहीं लिया तो तुम केवल एक ही केस कंसीडर करोगे, तो वहां पे तुम्हारी एक्स की केवल एक ही वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन रियलिटी में एक्स की दो वैल्यू आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो घात समीकरण आ रहा है ना, दो घात समीकरण बन के आ रहा है, तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रही है, तो दो सॉल्यूशन आने चाहिए। और एक और चीज से समझो ना कि ये जब प्लस का 5 रख रहे थे तब भी हमारा 25 ही बन रहा था, माइनस का 5 रख रहे हैं तब भी हमारा 25 ही बन रहा है। तो सिंपल सी चीज है, दो सॉल्यूशन तो आने ही पड़ेंगे यहाँ पे, तभी हमारे दो सॉल्यूशन आएंगे यहाँ पे। अब x प्लस जो 5 1 है इक्वल टू हमारा प्लस माइनस 5 है। तो ये मानो कि पहले हम क्या ले रहे हैं, ये प्लस का ले लेते हैं, पहले पॉजिटिव से खोल देते हैं इसको। तो x प्लस वन इक्वल टू 5। देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। अब इसमें बोल रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। मतलब दो धनात्मक पूर्णांक हमें बताने हैं जो विषम हो और उनके वर्गों का योगफल हमारा 290 हो, और वो क्या होने चाहिए? क्रमागत होने चाहिए, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। यानी कि जैसे देखो अगर तुम ऐड करो, 2 है, 2 हमारे क्या है? ये तो सम होता है। तो 3 हमारा पहला विषम है, तो 3 के बाद में दूसरा विषम क्या आता है? 5 आता है। तो 3 के बाद में जो 5 दो विषम आ रहा है, इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन जो हम लोग कर रहे हैं वो 290 होना चाहिए। ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका होगा नहीं ना इक्वल टू, तो ये नॉट इक्वल टू होगा। लेकिन हमें बताना है यहाँ पे ऐसे कौन से दो सम नंबर आएंगे जिनके स्क्वायर का जो हमारा एडिशन होगा वो 290 के इक्वल होगा। ये चीज हमको यहाँ पे सॉल्व करके बतानी है। अब देखो तुम्हें एक चीज तो समझ में आती है कि जो ऑड नंबर होते हैं यानी कि विषम नंबर होते हैं, तो उन दो विषम नंबर, जैसे अब यहाँ पे हमने 3 और 5 निकाले थे, तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। हमेशा दो विषम नंबर जो दो क्रमागत विषम नंबर होते हैं यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है? 2 का डिफरेंस होता है। तो सिंपल सी चीज है, मान लो पहला हमारा जो फर्स्ट ऑड नंबर, मान लो तुम्हारा क्या है? x है। ठीक है, अब सेकेंड ऑड नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? जो इसके जस्ट दो बाद में आएगा, यानी कि x प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा इक्वल टू है 290 के, ये बोल रहा है यहाँ पे। अब एक्स स्क्वायर को और एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 2 इंटू 2x इक्वल टू 290। ये हमारा आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 4x इक्वल टू 290। ठीक है, अब 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको इधर ले आओ, 290 को यहाँ पे प्लस का इक्वल के इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 290 प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 290 और प्लस का 4 हमारा कितना हो जाएगा? माइनस का 286। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 286 इक्वल टू 0। अब इनको पूरी इक्वेशन को 2 से कर दो डिवाइड, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का हमारा कितना बचेगा? ये बचने वाला है यहाँ पे 143 इक्वल टू 0। ठीक है, अब वही सेम चीज यहाँ पे आ गई है कि दो नंबर हमें लेने हैं जिनकी मल्टीप्लीकेशन 143 होनी चाहिए और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमारा 2 होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस का साइन लगा, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो क्या होता? यहाँ पे एडिशन हमारा 2 होना चाहिए, यहाँ पे लेकिन माइनस का साइन है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन उसका दो होना चाहिए और उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हमारी 143 होनी चाहिए। अब वो दो कौन से नंबर है? 11 और 13। 11 13 से कितना होता है? 143 होता है। तो 11 और 13 वो नंबर है। अब इसी को जब तुम यहाँ पे लिखोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11 एक्स माइनस 143 इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस का 143 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ले लो x कॉमन, x प्लस 13 माइनस का 11 कॉमन लो यहाँ पे, x प्लस 13 इक्वल टू 0। अब x प्लस 13 ले लो कॉमन, तो x प्लस 13 कॉमन लोगे तो ये बचेगा x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो यहां से तुम्हारी x की दो वैल्यू निकल के आ रही है, x इक्वल टू माइनस का 13 और x इक्वल टू
प्लस का 11। अब देखो माइनस की तो वैल्यू लेनी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव होने चाहिए, माइनस का हम ले नहीं सकते। तो हमारा क्या होगा, x इक्वल टू हमारा आ गया है प्लस का 11। तो पहला नंबर हमारा आ गया, फर्स्ट नंबर जो था ये हमारा क्या निकल के आ गया, प्लस का 11। अब दूसरा नंबर हमारा क्या है, x+2। तो x+2 हम लोग कैसे निकालेंगे, 11+2 इक्वल टू 13। तो दूसरा नंबर हमारा 13 निकल के आ गया है। तो पहला हमारा आ गया 11, दूसरा नंबर आ गया 13। इन दोनों का जो स्क्वायर का एडिशन होगा वो 290 हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द chord ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब देखो इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, इसमें बोल रहा है कि एक सर्कल हमारा छोटा वाला है, एक सर्कल हमारा बड़ा वाला है। अब बड़े वाले सर्कल पे हमने क्या खींची है, कॉर्ड खींची है, यानी कि क्या खींची, जीवा। अब ये क्या कर रही है, छोटे वाले सर्कल को छूती हुई जा रही है, टच करती हुई जा रही है। अब ये बोल रहा है कि तुम्हें ये सिद्ध करके बताना है कि जो टच करती हुई जा रही है, मान लो ये टच करने वाला पॉइंट है हमारा पी, ठीक है। अब ये पी पॉइंट जो है इस जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ये हमें सिद्ध करना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको देख के तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ये 7 सेंटीमीटर भूल जाओ। अब ये चीज देखो यहाँ पे, जो इसका सर्कल का सेंटर होगा, इन दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है उसको मान लो ओ, ठीक है। सर्कल का सेंटर हमारा क्या हो गया, ओ। फिर ये जो हमारा पॉइंट है जिसपे स्पर्श कर रही है इसको हम मान ले रहे हैं पी एन, ठीक है। तो देखो एक सिंपल सी चीज है, तुम्हें केवल सिद्ध करना है क्या, ये पी पॉइंट इन दोनों को आपस में बराबर में बांट रहा है, मतलब इस वाली लाइन को हमारे बराबर में बांट रहा है, तुम्हें केवल ये सिद्ध करना है। तो एक सिंपल सी चीज समझनी है तुम्हें, एक ज्योमेट्री होती है, देखो ज्यामिति के हिसाब से क्या हो कि अगर हमारे पास कोई जीवा है, उसके ऊपर कोई लाइन लंबवत आती है, तो वो उस जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, ये हमारी ज्योमेट्री कहती है। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है, देखो कैसे हो रही है यहाँ पे ये चीज। अब सिंपल चीज तुम्हें ये लिखनी है यहाँ पे कि देखो पहले तुम्हें ये समझ जाना है, पहले तुम्हें ये समझाना है यहाँ पे कि तुम्हारा सर्कल के पॉइंट को, सर्कल को टच करती हुई जा रही है, सर्कल को जो अंदर वाला सर्कल है उसको स्पर्श करती हुई जा रही है रेखा, स्पर्श करती हुई जा रही है रेखा। अब जो सर्कल को स्पर्श करती हुई जा रही है यानी कि वो एक किसी पॉइंट पे होगी, अगर इस ये सर्कल है हमारा, मान लो ये सर्कल है हमारा, इसको छूती हुई जा रही है तो स्पर्श करती हुई जा रही है। अगर इसको सेंटर से इसके ऊपर हम लोग कोई लाइन खींचेंगे तो ये जो लाइन होगी ये तो लंबवत ही होगी, ये लंबवत होगी। अब अब तुम्हें पता है कि ज्योमेट्री के हिसाब से क्या होता है, ज्योमेट्री के हिसाब से ये होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई जीवा है, यानी कि कोई अगर तुम्हारे पास कॉर्ड है, तो कॉर्ड के ऊपर अगर तुम परपेंडिकुलर कोई लाइन डाल लो, कोई भी लाइन डाल लो, परपेंडिकुलर कोई लाइन डाल लो, तो वो उसको क्या करेगी, दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, बराबर हिस्सों में बांटेगी। अब एक चीज और है, ये परपेंडिकुलर जो लाइन आनी चाहिए, ये लाइन हमारी सेंटर से आनी चाहिए। अगर तुम सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन डाल लो कॉर्ड के ऊपर, तो उसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। अब वही चीज तो यहाँ पे हो रही है, हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं कॉर्ड के ऊपर, तो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो इस तरीके से तुम्हारा प्रूव हो जाएगा। तुम्हें पेपर में कैसे लिखना है कि सर्कल को स्पर्श करती हुई जा रही है, अंदर वाले सर्कल को स्पर्श करती हुई जा रही है, तो अंदर वाले सर्कल को जो स्पर्श कर रही है उस स्पर्श पॉइंट को हमने मान लिया है, स्पर्श बिंदु जो हमारा है उसको मान लो तुम पी, वो हमारा पी है। तो ओ से यानी कि सेंटर से पी तक की जो दूरी होगी वो हमारी त्रिज्या होगी, रेडियस, तो वो हमारा हो जाएगा आर। अब वो पी को टेस्ट करती हुई जा रही है, तो जो हमारा ओ से पी तक का जो लाइन होगी वो लाइन हमारी लंबवत ही होने वाली है, क्यों, क्योंकि वो हमारा अंदर वाले सर्कल को टच करती हुई जा रही है, केवल स्पर्श करती हुई जा रही है, तो जो लाइन होगी वहां पे वो लंबवत जाएगी। जो सेंटर से हम लोग लाइन खींचेंगे, रेडियस की लाइन खींचेंगे, वो हमारी लंबवत होगी। तो वो लंबवत होगी जब, तो हमें ज्योमेट्री के हिसाब से पता है कि अगर किसी कॉर्ड पर हम लोग सेंटर से लंबवत डालें यानी कि परपेंडिकुलर डालें, तो क्या होता है वहां पे, वो उस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो यही चीज तुम्हें वहां पे एक्सप्लेन करनी है केवल पेपर में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, चित्र में यदि एल एम और सी बी ये दोनों पैरेलल है, देखो ये जो ये साइन होता है जैसे एल एम और ये दो डंडे बना के सी बी हमने लगाया है, तो इसका मतलब होता है क्या, पैरेलल का मतलब समांतर है, इसका मतलब होता है समांतर, ठीक है। एल एम और सी बी समांतर है और एल एन और सी डी समांतर है, तो हमें सिद्ध करना है क्या कि ए एम और बी एम, ए एम बाय बी एम इक्वल टू ए एन बाय में डी एन, ये है बराबर, ये हमें सिद्ध करना है यहाँ पे। अब ये कैसे सिद्ध करेंगे, देखो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग को पहले एक थ्योरम देखनी पड़ेगी। कौन सी थ्योरम, एक थ्योरम होती है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मूल समानुपाती प्रमेय।
अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें ये बोला जाता है कि अगर मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल में अगर हमने जैसे मान लो ये वाली लाइन है हमारे पास, ऐसा होता है, ये थ्योरम ये बोलती है कि अगर किसी ट्रायंगल में यानी किसी त्रिभुज में हम एक समांतर लाइन खींचे, किसी एक भुजा के समांतर अगर हम लाइन खींच रहे हैं, जैसे मान लो इस भुजा के हमने समांतर लाइन ये खींची, अब ये यहाँ पे ये मान लो ए पॉइंट पे काट रही है और ये बी पॉइंट पे काट रही है, तो क्या कहा जाता है कि अगर किसी एक भुजा के समांतर हमने लाइन खींची है, तो वो शेष भुजाओं को जहां पे कट करेगी उस पॉइंट पे हम मतलब उस पॉइंट पे कट करने के बाद में उन दोनों साइड का जो हमारा रेशियो होगा वो सेम होगा, यानी दोनों साइड का जो अनुपात होगा वो सेम होगा। मतलब जैसे मान लो ये ओ है और ये सी है, तो ये बोला जाता है कि ओ बी बाय में बी सी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा ओ ए बाय में ये मान लो डी है बाय में ए डी, ये हमारा होगा, ये इक्वल होगा। यानी क्या होगा कि उन दोनों का जो अनुपात होगा, यानी कि जैसे देखो इन दोनों भुजाओं को वो बीच बीच में कट कर रही है, ए और बी पे कट कर रही है, तो ओ बी बाय में बी सी, फिर यहाँ पे ओ ए बाय में ए डी, इनका जो होगा अनुपात ये हमारा बराबर होगा। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, ओ बी बाय में बी सी हो जाएगा इक्वल टू ओ ए बाय में ए डी। ठीक है, तो ये हमारा बराबर होने वाला है, ये बोलती है हमारी कौन सी प्रमेय, मूल समानुपाती प्रमेय। अब देखो ये वाली प्रमेय ही यहाँ पे लगने वाली है, अब कैसे लगेगी यहाँ पे भी यही वाली प्रमेय, अब देखो इस क्वेश्चन में भी सेम यही वाली प्रमेय लगने वाली है। अब इस क्वेश्चन में कैसे लगेगी, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में ऐसे ट्रायंगल दिया गया है हमें, एक ये ट्रायंगल है, फिर अगला कुछ अगला ट्रायंगल कैसा है, एक सेकेंड, फिर ये अगला ट्रायंगल है। अब देखो इस वाली भुजा के समांतर हम लाइन खींच रहे हैं ये, फिर इस वाली भुजा के समांतर हम लाइन खींच रहे हैं ये, तो इसमें क्या बोला है, ये वाला पॉइंट क्या है, ए है हमारा, ये एम हो गया, ये क्या हो गया, ये बी है, ये सी है, एल एन और ये डी। ठीक है, अब देखो, अब हमने तुम्हें क्या बताया था, अगर किसी भुजा जैसे इस वाली भुजा की हमने समांतर लाइन खींची है, तो मूल समानुपाती प्रमेय से क्या होता है कि अगर किसी भुजा के समानुपाती हमने लाइन खींची है और वो ट्रायंगल की दो बाकी की दोनों भुजाओं को भी कट कर रही है, तो जहां जहां पे कट करेगी उस बिंदु पे कट करने की वजह से क्या करेगी, ये वाली जो रेखा है हमारी, ये वाली जो लाइन गई है, ये पैरेलल वाली लाइन जो हमारी समांतर वाली लाइन गई है, ये लाइन इन दोनों भुजाओं को जो हमारी ए बी और ए सी है, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में हमारे बांट देगी, यानी कि विभाजित कर देगी हमारे समान अनुपात में। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो थी इसमें ये बोला गया था कि अगर किसी त्रिभुज में हम किसी एक भुजा के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं, यानी कि समांतर लाइन खींच रहे हैं, और वो उसके बाकी दोनों भुजाओं को एक एक पॉइंट पे काट रही है, एक एक किन्हीं किन्हीं बिंदुओं पे काट रही है, तो वो जो दूसरी वाली हमने जो पैरेलल वाली लाइन खींची है, वो पैरेलल वाली लाइन उन दोनों भुजाओं को समान रेशियो में बांट देगी, यानी कि समान अनुपात में बांट देगी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं समान अनुपात में विभाजित कर देगी। ठीक है, तो मतलब ये ए बी को समान अनुपात में विभाजित कर देगी और ए सी को भी समान अनुपात में विभाजित कर देगी, तो क्या हो जाएगा हमारा ए एम बाय में एम बी इज इक्वल टू ए एल बाय में एल सी, ये हो जाएगा, ये मान लो पहली इक्वेशन है तुम्हारी। ठीक है, फिर ये दोबारा में भी ये हो रहा है कि सी डी के पैरेलल हम लाइन खींच रहे हैं, तो इसमें भी ये होगा, इन दोनों को ये समान अनुपात में बांट देगी, ए और सी को ये समान अनुपात में बांट देगी और ए और डी को भी ये समान अनुपात में बांट देगी, तो ये दोनों भी बराबर होने वाले हैं और ये दोनों भी बराबर होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ए एल बाय में एल सी इज इक्वल टू ए एन बाय में एन डी, ये हमारी मान लो दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन होगी, दूसरी इक्वेशन होगी। अब पहली और दूसरी को अगर हम कंपेयर करें तो देखो ए एल बाय एल सी है जो, वहां पर यहाँ पर भी ए एल बाय एल सी आ रहा है और यहाँ पर भी ए एल बाय एल सी आ रहा है, तो यहाँ पर ए एल बाय एल सी है जो ए एम बाय एम डी के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर जो ए एल बाय एल सी है वो ए एन बाय में एन डी के बराबर है। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, इसको और इसको, इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि ए एल बाय एल सी हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ए एम बाय एम डी, ए एम बाय में एम डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन बाय में एन डी। यही हमको प्रूफ भी करना था यहाँ पे। ए एम बाय में एम बी है यहाँ पे, बी, ए एम बाय में एम बी। ठीक है, तो ए एम बाय एम बी इक्वल टू ए एन बाय में एन डी, तो ये हमारा प्रूव हो गया, यही यहाँ पे भी दिया गया है। तो ए एम बाय में बी एम लिखा है यहाँ पे। अब देखो ये हमारी दो लाइन है, ए और एम है, इनके बीच में लाइन है, इसको चाहे तुम ए एम बोलो
या एम ए बोलो, सेम ही चीज है। तो इसको हम लोग ए एम बाय एम बी भी लिख सकते हैं और ए एम बाय में बी एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव होके आ गया है यहाँ पे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई, यानी कि द्विघात बहुपद दिया गया है। अब इसका हमें क्या करना है, इसके जीरोस ज्ञात करना है, यानी कि इसके जो हमारे शून्य होंगे वो हमें ज्ञात करने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। मतलब इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, यानी कि जो इनके गुणांक होते हैं, उनके बीच में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच भी करनी है हमको यहाँ पे। ठीक है, अब ये कैसे किया जाएगा, देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है। अब यहां पर तुम क्या करो, x की वैल्यू निकालो, यानी कि इसके क्या निकालने हैं तुम्हें, जीरोस निकालने हैं, जो इसके शून्य होंगे वो निकाल के दो पहले। अब देखो यहाँ पे 10 है, अब 10 के आगे लगा हुआ है प्लस का साइन, तो इससे हमें पता चल रहा है जो बीच वाला हमें बनाना है वो प्लस करके बनाना है। और 10 है, 10 का मतलब है कि हमारे दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि उनका मल्टीप्लाई हमारा इक्वल टू 10 होना चाहिए, और उनका एडिशन इक्वल टू हमारा कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो ये वाली चीज हमको करनी है। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं तुमको, देखो सोचो, क्वेश्चन कौन कौन से नंबर है। अब देखो तुम लोगों ने सोच लिया होगा इतनी देर में कि 5 + 2 ऐसे नंबर है, 5 और 2 ऐसे नंबर है जिनको हम लोग अगर जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 5 + 2 x + 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 2x + 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, x + 5 + 2 ले लो कॉमन, x + 5 इक्वल टू 0। अब तुम्हें क्या करना है, x + 5 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, x + 2 इक्वल टू 0। तो x क्या निकल के आ गया तुम्हारा, एक -5 और एक निकल के आ गया -2, तो ये दो निकल के आ गए हैं तुम्हारे। एक है x इक्वल टू -5 और एक है x इक्वल टू -2। अब तुम्हें सत्यता की जांच करनी है गुणांकों वाली। अब ये गुणांकों की सत्यता की जांच का मतलब क्या होता है, देखो हमने क्या बताया तुम लोग को, अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल टू क्या होता है, ये तुम लोगों ने खुद पढ़ा है, -b/a के बराबर होता है। तो तुम्हें ये बताना है जांच करके कि हाँ ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे -b/a के बराबर आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा जब हम लोग करेंगे तो -5 प्लस -2 इक्वल टू, माइनस का b हमारा क्या है 7 और a हमारा क्या है 1, ठीक है। अब -5 और -2 हमारा कितना हो जाएगा, -7 इक्वल टू -7। अब देखो इससे तुम्हें ये समझ में आ गया कि शून्यकों के योग वाला जो संबंध होता है वो तुम्हारा सत्य हो गया है, ठीक है। अब इनके गुणा वाला जो संबंध होता है वो भी साध्य करना है तुम्हें। अब इनका गुणा वाला संबंध भी तुम्हें सत्य करके दिखाना है, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा हमारा क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा करके देखो, -5 इंटू -2 इक्वल टू सी हमारा क्या है 10 बाय में ए हमारा क्या है 1। अब -5 इंटू -2 हो जाएगा 10 इक्वल टू 10। तो तुम्हारा जो यहाँ पे गुणा वाला संबंध होता है वो भी तुम्हारा सत्य हो गया है। तो गुणा वाला संबंध भी हमने सत्य कर दिया और योग वाला संबंध भी हमने सत्य कर दिया, तो दोनों के दोनों जो संबंध होते हैं वो भी यहाँ पे सत्य हो गए, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी कि हमें माध्यक बताना है इस टेबल का। अब माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H बाय में हमारा क्या होता है F, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है माध्यक का। अब इसमें ये सब चीजें हैं क्या क्या, देखो अभी हम निकालते हैं ये सब चीजें। पहले हमारा आ रहा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। फिर हमारा है बारंबारता, बारंबारता को हम डायरेक्ट एफ से दिखा दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर इसके बाद में हमें क्या निकालना होता है यहाँ पे, सी एफ, यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है। तो ये हमें निकालनी है अब यहाँ पे। अब देखो वर्ग अंतराल क्या क्या दिया गया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 40 से 50, ठीक है। अब इसकी बारंबारता क्या दी गई, 2 4 7 3 2। अब संचयी बारंबारता क्या होती है, इसका मतलब होता है कि बारंबारता जो है उसको ऐड करते जाओ। जैसे पहले हमारे पास 2 है, अब 2 में हमें ऐड करना है 4 को, तो 2 और 4 हो जाएगा 6। फिर 6 में हमें ऐड करना है 7 को, ठीक है। तो 6 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, 13। फिर 13 में हमें 3 ऐड करना है तो हमारा हो जाएगा 16, 16 में हमें 2 ऐड करना है यानी कि हो जाएगा 18, ठीक है। तो हमारा ये हो गया 18। अब देखो एक होता है एन, अब ये एन कैसे निकालते हैं, एन होता है हमारा कुल बारंबारता,
कुल फ्रीक्वेंसी। कुल बारंबारता कैसे निकालेंगे, जितनी बारंबारता है उसको पूरे को ऐड कर दो, तो 2 + 4 + 7 + 3 + 2, जब इसको ऐड करोगे तुम्हारा आएगा 18। ठीक है, तो एन तुम्हारा निकल के आ गया 18। अब एल क्या होता है, देखो, अब अब इसके बाद में क्या किया जाता है, इसके बाद में निकल जाता है n/2। n/2 हमारा कितना आ रहा है, 9। ये हमारा निकल के आ गया 9। अब देखो, ये जो 9 निकल के आया, अब तुम्हें क्या देखना है कि बारंबारता और संचयी बारंबारता के बीच में 9 कहाँ पे आ रहा है। देखो, बारंबारता यहाँ पे 7 और संचयी बारंबारता है 13, तो ये 7 और 13 के बीच में हमारा 9 आ रहा है। तो ये वाला जो होगा, ये वर्ग अंतराल, इस वर्ग अंतराल को हम लोग बोल देंगे माध्यक वर्ग। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, माध्यक वर्ग, यानी कि मीडियन क्लास बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, माध्यक वर्ग। अब देखो, अब यहाँ पे एल है, एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है जो माध्यक वर्ग है हमारा, माध्यक वर्ग जो है हमारा, उसका छोटा सदस्य जो है। जैसे देखो, माध्यक वर्ग में लोअर लिमिट ये हमारा होता है क्या, एल। अब लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है, 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में तुम्हें क्या निकालना है, इसके बाद में तुम्हारा बच रहा है सीएफ। सीएफ तुम्हें पता चल गया क्या है, सीएफ क्या होता है, देखो एक और चीज, यहाँ पे जो सीएफ डाला जाता है वो वाला सीएफ कौन सा होता है, यहाँ वाला जो सीएफ होता है वो हमारा होता है कि जो हमारा माध्यक वर्ग आया है, माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग का जो हमारा सीएफ है वो, माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग का सीएफ, ये हमारा क्या होता है, सीएफ होता है। अब माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग का सीएफ है हमारा 6, तो सीएफ हमारा इक्वल टू हो जाएगा 6। अब एच क्या होता है, केवल एच बचा है अब तुम्हारा। एच क्या होता है, एच हमारा होता है कि जो हमारा माध्यक वर्ग है उसके अंदर कितना डिफरेंस है, जैसे 20 से 10 के बीच में, मतलब इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं माध्यक वर्ग की चौड़ाई। अब माध्यक वर्ग की चौड़ाई क्या है, 20 से 30 तक है, तो 10 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, तो एच हमारा क्या हो जाएगा, 30 - 20, ऐसे करके लिख सकते हो, 30 - 20 इक्वल टू 10। तो हमारा माध्यक वर्ग 10 निकल के आ गया। अब ये एफ क्या होता है, एफ हमारा होता है माध्यक वर्ग जो हमारा है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसकी बारंबारता कितनी, उसकी बारंबारता 7 है यहाँ पे, तो यह एफ हमारा कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा 7। ठीक है, तो सारी वैल्यू तुमको पता चल गई है। अब क्या करना है, केवल फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करना है। अब फॉर्मूले के अंदर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू एच, और ये बाय में क्या था हमारा, एफ। अब एल क्या है हमारा, एल है हमारा 20, एल इक्वल टू 20 है, ये दिया गया है, एल इक्वल टू 20 प्लस n/2 हमारा 9 है, माइनस सी एफ हमारा क्या है, सी एफ हमारा निकल के आया है 6 के इक्वल, सी एफ हमारा ये रहा 6, तो सी एफ हमारा 6 है, बाय में एफ हमारा कितना है, एफ यहाँ पे दिया गया 7। ठीक, अब एच कितना है, एच हमारा है 10। अब ये 20 प्लस 9 - 6 3 हो गया, 3 × 10 30, 30/7। अब इसको तुम लोग ऐड कर लेना, तुम्हारी मीडियन निकल के आ जाएगा। ठीक है, मीडियन तुम्हारा क्या हो जाएगा, 20 + 30/7। इसको तुम लोग ऐड करोगे तो 7 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 140 + 30, तो 170/7 ये आएगा तुम्हारा जाके। ठीक है, ये हमारा क्या है, मीडियन के इक्वल है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक थैला है जिसके अंदर 5 लाल गेंदें पड़ी हैं और उसके अंदर कुछ नीली गेंदें पड़ी हुई हैं। अब इस थैले में से नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता लाल गेंदें निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, तो थैले में कितनी नीली गेंदें पड़ी हैं हमें ये ज्ञात करके बताना है। अब देखो, मान लो तुम्हें क्या बताया गया है, तुम्हें बोला गया है कि लाल गेंदें कितनी पड़ी है, 5, तो लाल गेंदें तुम्हारी कितनी हो गई, 5। अब नीली गेंदें तुम मान लो कितनी है, x। ठीक है, तो कुल गेंदें कितनी हो गई, कुल गेंदें हो गई तुम्हारी 5 + x। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास 5 + x गेंदें हैं, तो तुम्हें अगर लाल गेंदें निकालनी है तो लाल गेंदें निकालने की प्रायिकता कितनी होगी, लाल गेंदें निकालने की प्रायिकता कितनी होगी, देखो लाल गेंदें निकालने की प्रायिकता क्या होगी, वो होगी कि तुम्हारी कितनी गेंदें हैं, 5 गेंदें हैं, डिवाइड बाय कुल गेंदें 5 + x, 5 गेंदें डिवाइड बाय कुल गेंदें, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लाल गेंदें निकालने की प्रायिकता। और नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता क्या होगी, ये तुम्हारी हो जाएगी, कितनी नीली गेंदें हैं तुम्हारे पास, x,
बटे में कुल गेंदे, ये तुम्हारी हो जाएगी नीली गेंदे निकालने की प्रायिकता। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो नीली गेंदे निकालने की प्रायिकता है वो लाल गेंदे निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। तो यानी कि पी नीली इज इक्वल टू 2 इंटू पी लाल, ये है हमारे पास। अब देखो पी नीली हमारी क्या है, x बाय में 5 प्लस एक्स, ये है इक्वल टू, ये हमारा क्या है 2 इंटू 5 बाय में 5 प्लस एक्स, ये है। अब देखो 5 प्लस एक्स और 5 प्लस एक्स कट जाएगा हमारा। ठीक है, अब फिर क्या बचा हमारे पास, x इक्वल टू 2 इंटू 5, यानी कि x इक्वल टू 10 आ गया हमारा। तो ये हमारा क्या है आंसर। कितनी गेंदें निकाल सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू 5 इंटू 2 यानी कि 10। 10 तुम्हारी वहां पे नीली गेंदें होंगी, तो तुम्हारा ऐसा होने वाला है कि तुम वहां पे जो नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता होगी वो लाल गेंदों की दुगनी हो जाएगी, लाल गेंदों की प्रायिकता की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 157 मीटर स्क्वायर है और इनके परिमापों का योग 68 मीटर हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। अब देखो मान लो पहला जो वर्ग है हमारे पास, इसकी भुजा है ए, और जो दूसरा जो वर्ग है इसकी भुजा मान लो कितनी है, बी। ठीक है, तो तुम्हें क्या बोल रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वल टू हमें कितना दिया गया, टू 157 दिया गया। पहले वाले का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो गया, दूसरे वाले का क्षेत्रफल बी स्क्वायर हो गया, तो इसका योग तुम्हें दिया गया 157। अब बोल रहा है इनके परिमापों का योग। अब जो वर्ग होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू ए, ये होता है तुम्हारा परिमाप। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, 4 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी, ये तुम्हें कितना दिया गया, 68 दिया गया है। तो तुम्हें बोल रहा है कि दोनों वर्गों की भुजाएं हमें बतानी है। अब भुजाएं तुम कैसे बताओगे, देखो यहां से तुम्हारा निकल के आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 ले लो कॉमन, 68। ठीक है, अब 4 इसके नीचे जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 68 बाय में 4, तो 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 7 जा 28, तो ये हमारा हो जाएगा 17 जा, तो ए प्लस बी इक्वल टू आ गया हमारा 17। ठीक है, यानी कि दोनों भुजाओं का ये जो योग होगा वो हमारा 17 आएगा। ठीक, अब देखो इसको मान लो इक्वेशन 2 और इसको मान लो तुम इक्वेशन 1। ठीक है, इसको तुमने इक्वेशन 1 मान लिया है, इसको मान लिया तुमने इक्वेशन 2। अब एक काम करना है तुम्हें, इक्वेशन 2 जो तुम्हारी थी इसका करो स्क्वायर, यानी कि इसका वर्क कर दो दोनों साइड। ठीक है, अब इसका जब वर्क करोगे क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा तुम्हारा इसका। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें पता है क्या है, तुम्हारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 157, तो यहाँ पे डालो 157 प्लस 2ab इक्वल टू 289। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, 2ab इक्वल टू 289 माइनस 157। ठीक है, तो तुम्हारा क्या आएगा, 132, 2ab इक्वल टू आ गया 132। तो यहां से तुम अगर ab की वैल्यू निकालोगे तो वो तुम्हारी निकल के आएगी 66। ठीक, अब क्या है, तुम्हें ऐसी नंबर बताने ए और बी ऐसे बताने जिनका योग तुम्हारा कितना हो, 17 हो, और उनका मल्टीप्लीकेशन तुम्हारा 66 हो। अब ये कैसे बताएंगे, सिंपल सी चीज है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ए की यहाँ पे ए बी में ए की जगह पे डाल दो ए की वैल्यू निकाल के, इस पहले दूसरी वाली इक्वेशन से, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर तुम ए की वैल्यू निकालो तो ए प्लस बी इक्वल टू 17 है, तो यहाँ से ए इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस बी। ठीक, 17 माइनस बी हो जाएगा तुम्हारा ए। अब देखो यहाँ पे डालो 17 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 66। ठीक, अब तुम्हें यहाँ पे क्या करोगे, 17 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 66, तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 17b प्लस 66 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो तुम्हें ऐसे नंबर दो देखने जिनका मल्टीप्लीकेशन 66 हो और एडिशन 17 हो, तो क्या होंगे, कौन कौन से नंबर, 11 और 6, तो बी स्क्वायर माइनस 11 प्लस 6b प्लस 66 इक्वल टू 0, ये निकल के आ गया तुम्हारा। अब इसमें तुम और क्या करने वाले हो, अब देखो इसको इरेज कर लेते हैं एक बार।
अब देखो और क्या करना चाहिए इसमें। अब तुम्हारा निकल के क्या आया है, बी स्क्वायर माइनस 11b प्लस 6b प्लस 66 इक्वल टू 0। अब तुम्हारा यहाँ से आएगा b कॉमन लो, तो b माइनस 11 प्लस 6 कॉमन लो, b माइनस, ये देखो ये यहाँ पे माइनस का आएगा, क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि ये वाला माइनस का है तो मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 6 कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आएगा माइनस b माइनस 11 इक्वल टू 0। तो b माइनस 11 लो कॉमन, अब तो तुम्हारा कितना बचेगा, b माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b तुम्हारा एक आएगा 11, b की वैल्यू 11 आ रही है और 6 आ रही है, तो ये दो वैल्यू b की निकल के आ रही है। ठीक है, तो अब तुम अगर 11 ले रहे हो b की वैल्यू, तो देखो मान लो अगर तुमने b की वैल्यू ली 11, यहाँ पे रखोगे 11, तो a प्लस बी इक्वल टू 17, b की वैल्यू 11 रखोगे तो a की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कैसे, 17 माइनस 11 इक्वल टू 6। तो अगर तुम b की वैल्यू ले रहे हो 11, तो तुम्हारा जो a होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर तुम b की वैल्यू 6 ले रहे हो तो a की वैल्यू तुम्हारी 11 आ जाएगी। तो ये दोनों वर्ग हैं हमारे, जिनका अगर हम लोग स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 157 होगा, और इनका परिमाप अगर ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा 68 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें सिंपल सी चीज बोला है, जो नाव है हमारी, नाव की चाल कितनी है, नाव की जो चाल है वो हमें दी गई है कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर, ये हमें दी गई है। अब वो बोल रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने में 1 घंटा अधिक समय लेती है। मतलब अगर वो, जैसे मान लो इधर से पानी हमारा ये है, ये इधर साइड के लिए बह रहा है, ठीक है, और ये हमारी जो नाव है, ये नाव भी हमारी इधर के लिए बह रही है, तो ये किस स्पीड से जाएगी, देखो पानी मान लो तुम्हारा बह रहा है इधर साइड के लिए एक्स स्पीड से, ठीक है, इसकी चाल कितनी है एक्स, पानी जो हमारा पानी की धारा है, पानी की धारा की चाल, धारा की चाल, ये मान लो कितनी है एक्स, ये मानना पड़ेगा तुम्हें, माना पानी की धारा की चाल कितनी है एक्स है, ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर है। तो जब वो पानी की दिशा में जा रही होगी तो पानी भी इधर ही जा रहा है और ये भी इसी दिशा में जा रही है, ये 18 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, पानी मान लो किसी एक्स किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो इसकी इधर साइड के लिए स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल स्पीड इसकी हो जाएगी जो चाल, तो टोटल चाल जो नाव की हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जब वो पानी की दिशा में जा रही है, दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जब वो जा रही है तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 18 प्लस एक्स, इतने किलोमीटर पर आवर। और जब वो धारा के विपरीत दिशा में जाएगी, धारा के विपरीत में, विपरीत में, तो क्या हो जाएगा, इसकी 18 है, इधर साइड के लिए 18 से जा रही है, और पानी है वो इधर साइड के लिए इसको खींच रहा है एक्स स्पीड से, तो क्या होगा, इसकी एक्स स्पीड कम हो जाएगी, तो 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, ये हमारी हो जाएगी वहां पे स्पीड। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर वो धारा की दिशा में जा रही है और धारा की विपरीत दिशा में जा रही है तो 1 घंटा अधिक लग रहा है। अब देखो समय का फॉर्मूला क्या होता है, तुम लोगों ने पढ़ा है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ से तुम्हारा समय क्या निकल के आ जाएगा, समय आ जाएगा, समय इक्वल टू दूरी बटा में चाल, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा दूरी बटा में चाल। अब दूरी यहाँ पे कितनी दी गई, दूरी दी गई तुम्हें 24 किलोमीटर, दूरी 24 किलोमीटर दी गई है, तो 24 किलोमीटर तुम्हें चलना है। अगर मान लो तुम धारा की दिशा में चल रहे हो, तो धारा की दिशा में जब तुम चलोगे तो तुम कितने चलोगे, 18 प्लस एक्स से, ठीक है, ये धारा की दिशा वाला आ गया। अब अगर धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हो तो तुम्हें 24 किलोमीटर चलना है, और तुम्हारी स्पीड कितनी होगी वहां पे, 18 माइनस एक्स, मतलब जो ठीक है। धारा की दिशा अब में इस जाने क्वेश्चन वाला में बोला समय है है हमारा, कि अगर तुम धारा उसमें की से हम दिशा लोग में एक जा रहे हो माइनस तो करेंगे तुम तो एक धारा के घंटा पहले विपरीत पहुंच जाने जाओगे, वाले और समय अगर के धारा के बराबर हो विपरीत दिशा में जा जाएगा। रहे हो तो 1 घंटा बाद में पहुंचोगे। अब इसको तुम लोग जब सॉल्व करोगे तो एक्स की दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक पॉजिटिव वाली निकल के आएगी और एक एक्स की निगेटिव वाली निकल के आएगी। निगेटिव वाली को हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग पॉजिटिव वाली वैल्यू को केवल लेंगे, तो एक्स की दो वैल्यू निकल के आएंगी, पॉजिटिव वाली को हम लोग ले लेंगे, निगेटिव वाली को हम लोग नहीं लेने वाले हैं। इसको सॉल्व करके तुम लोग पॉजिटिव वाली वैल्यू निकाल लेना एक्स की, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है इस क्वेश्चन में, आई स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडस्टल। अब पेडस्टल क्या, पेडस्टल मान लो एक दीवार टाइप का है, अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक स्टैचू खड़ा कर रखा है, ठीक है। तो ये जो स्टैचू है, स्टैचू की लंबाई कितनी दी गई है यहाँ पे, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर दी गई है, ठीक है, ये हमारी 1.6 मीटर है, इसको यहाँ से हम इरेज कर दे रहे हैं, इधर साइड लिख दे रहे हैं, 1.6 मीटर हमको दी गई है, ठीक।
अब ये बोल रहा है कि ये टॉप पे है बिल्कुल, इसके यहाँ से मतलब शुरू हो रही है ये और वहां तक जा रही है, तो इसका 1.6 मीटर दिया गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पे हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा मान लो ग्राउंड है, पूरा ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से अगर हम लोग एक एंगल खींच रहे हैं इसके ऊपर टॉप तक का, तो ये जो एंगल जा रहा है ये हमारा कितना जा रहा है, 60 डिग्री जा रहा है। कितना जा रहा है ये, 60 डिग्री जा रहा है। और अगर इसको हम लोग पेडस्टल के बिल्कुल टॉप से खींचे तो ये हमारा जो जाएगा ये 45 डिग्री जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि पेडस्टल की लंबाई कितनी है हमें ये बताना है, यानी कि ये जो ये वाली ऊंचाई है इसकी, ये ऊंचाई हमें बतानी है, ये वाली ऊंचाई हमें पता करके बतानी है। इसको मान लो तुम एच है ये, ठीक है। अब देखो, अब तुम कैसे बता सकते हो यहाँ पे, सिंपल सी चीज है, तुम एक काम करो यहाँ पे, तुम लगाओ टेन सिक्सटी डिग्री। अब 1060 डिग्री जब तुम लगाओगे तो क्या होगा, अब 1060 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि जो हमारी लंबाई होगी वो लंबाई बटे में आधार, यानी कि बेस, तो परपेंडिकुलर बाय में बेस। अब परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच, बाय में हमारा कितना हो जाएगा, बेस। बेस मान लो तुम्हारा यहाँ पे दिया गया बी, ये मान लो तुम्हारा बी है, ठीक है, तो बेस तुम बी लिख दो यहाँ पे। अब 1060 डिग्री हमारा आया ये, 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक। अब देखो, अब तुम लगाओ 1045 डिग्री, 1045 डिग्री, 1045 डिग्री तुम्हारा क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर तुम्हारे पास कितना है, एच, और बेस कितना है तुम्हारे पास, बी, तो तुम्हारा हो जाएगा एच बाय में बी। अब 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा एच बाय में बी, तो एच इक्वल टू हमारा आ जाएगा बी, एच इक्वल टू बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम बी की जगह पे एच डाल सकते हो, तो इसको तुम कैसे लिखोगे, 1.6 प्लस एच बाय में एच इक्वल टू √3, ठीक। अब देखो, इसको यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं हम, केवल इतना समझ लो कि एच इक्वल टू बी आ गया है तुम्हारा, एच इक्वल टू बी आ गया। अब तुम क्या करोगे, इसको जब इधर भेजोगे तुम्हारा आने वाला है 1.6 प्लस एच इक्वल टू √3 इंटू एच, ये आया। अब यहां से तुम्हें एच की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, एच को इधर भेजो, तो ये आएगा तुम्हारा √3 माइनस 1 एच इज इक्वल टू 1.6, तो एच की वैल्यू तुम्हारी निकल के आएगी 1.6 बाय में √3 माइनस 1, ये तुम्हारी एच की वैल्यू निकल के आ रही है। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू डाल देना तुम लोग, यहाँ से तुम्हारी एच की वैल्यू जो रियल वाली होगी वो भी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है हमारे पास, और उसके दोनों ओर आमने सामने हमने समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगा दिए हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु को हम लोगों ने ले लिया है, उस बिंदु से हमने खंभों के शिखर तक का उन्नयन कोण देखा है, तो हमारा कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री आ रहा है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है और खंभों की ऊंचाई हमें ज्ञात करके बतानी है। अब देखो क्या है, यहाँ पे हमें मान लो क्या है, ये हमारी सड़क है, ठीक है। अब ये यहां से लेके यहां तक की सड़क है, ये कितनी है हमारी, 80 मीटर की, ठीक। अब यहाँ पे एक खंबा लगा हुआ है हमारा, और एक खंबा ये यहाँ पे लगा हुआ है, दोनों की ऊंचाई जो है वो समान है, यानी कि दोनों की ऊंचाई कितनी है, एच है मान लो, ठीक है, एच एच। अब यहाँ पे हमने बीच में एक बिंदु ले लिया मान लो, अब इस बिंदु से इस खंबे के शिखर तक का हमने लाइन खींची, और इस बिंदु से इस खंबे के शिखर तक की हमने लाइन खींची। अब इनके शिखर तक लाइन खींचने के बाद में हमने देखा कि इसके बीच में से मान लो कोण बन रहा है 60 डिग्री, और इसके बीच में बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, ये दोनों कोण बन रहे हैं। अब हमें क्या क्या बताना है, हमें बताना है कि इन दोनों खंभों, मतलब इस खंबे की इस बिंदु तक की दूरी कितनी है, ये मान लो हमारी है एक्स, और ये मान लो हमारी कितनी है वाई, ठीक है। तो इन दोनों की दूरी कितनी है, ये एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है हमें, और ये एच की वैल्यू बतानी है, ये तीन चीजें हमें बतानी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले लगाओ फॉर्मूला कौन सा, 1030 वाला, 1030 डिग्री। अब ये 1030 डिग्री का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि हमारा जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या है, एच, एच बाय में क्या होगा हमारा, डिवाइड में हमारा क्या होता है, बेस, यानी कि आधार, आधार क्या है, एक्स, तो एच बाय एक्स हमारा आ जाएगा। अब 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1030 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू एच बाय में एक्स, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा √3 एच, ये एक्स की वैल्यू आ गई, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब दूसरे वाले में लगाओ तुम 1060 डिग्री, 1060 डिग्री जब लगाओगे तो ये हमारा होगा एच बाय में वाई, क्योंकि ये हमारी ऊंचाई बटे में वाई यानी कि आधार, ठीक है। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो यहाँ से वाई को इधर भेजेंगे तो √3y इक्वल टू एच, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और एक और चीज हमें समझ में आई है यहाँ पे कि x प्लस वाई जो है ये इक्वल टू कितना है तुम्हारा, x प्लस वाई इक्वल टू है हमारा कितना, 80 मीटर, 80 मीटर हमारा x प्लस वाई इक्वल टू है। अब देखो, यहां से तुम x की वैल्यू तुमने निकाल ली कितनी है, √3h, यहां से y की वैल्यू निकालो, यहाँ पे पुट कर दो, y की वैल्यू जब यहां से निकालेंगे तो कितनी आएगी, h बाय में √3 आएगी,
ये y की वैल्यू निकल के आ गई, ये x की वैल्यू निकल के आ गई। x और y की वैल्यू उठाओ और इस वाली इक्वेशन में जाके पुट कर दो, ठीक है। तो जब तुम उस इक्वेशन में पुट करोगे x प्लस वाई इक्वल टू 80 तुम पुट करोगे जाके, तो √3h प्लस h बाय में √3 इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो इसको हो जाएगा तुम्हारा 3h प्लस h बाय में √3 इक्वल टू 80, और इसको करोगे तो 3h प्लस h हमारा हो जाएगा 4h बाय में 80√3। तो यहाँ से h की वैल्यू तुम्हारी कितनी निकल के आ जाएगी, 4 1 जा 4, 4 20 जा 80 होता है, तो तुम्हारा आ जाएगा 20√3। h की वैल्यू हमारी निकल के आ गई कितनी, 20√3, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू हमारा क्या है, √3h है, तो यहाँ पे h की वैल्यू डालो 20√3, तो √3 इंटू 20√3, तो √3 हो जाएगा हमारा 3, तो 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा हमारा 60। तो ये हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई 60। अब बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बच रहा है यहाँ पे अब y, तो y की वैल्यू तुम कैसे निकालोगे, y इक्वल टू क्या है, h बाय में √3, h की वैल्यू तुम्हारी क्या है 20√3 बाय में √3, √3 चला जाएगा, तो y इक्वल टू तुम्हारा कितना निकल के आ गया 20। तो ये y की वैल्यू निकल के आ गई, ये x की वैल्यू निकल के आ गई और तुम्हारी h की वैल्यू भी निकल के आ गई, तीनों वैल्यू तुम्हारी निकल के आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए ग्लासों में जूस देता है। मतलब जो आकृति दी गई है इस टाइप के ग्लास में वो जूस देता है, ठीक है। बेलनाकार ग्लास का आंतरिक व्यास, यानी कि इसका जो अंदर का व्यास दिया गया यानी कि डायमीटर जो दिया गया वो 5 सेंटीमीटर है, परंतु ग्लास के नीचे आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे ग्लास की धारिता कम हो जाती है। धारिता का मतलब होता है क्षमता, जिसको हम लोग कैपेसिटी भी बोलते हैं, कैपेसिटी। अब देखो इसमें कर क्या रहा है वो, जैसे उसके पास ये ग्लास है, अब उसने खेल लिया दिमाग, उसने क्या किया, नीचे से उसका ये उभरा हुआ अर्धगोला है। अब उसकी वजह से क्या होता है, देखो इसकी वजह से क्या होगा कि तुम उसके अंदर जूस डालोगे तो वो अंदर से नीचे से उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ चीज है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जूस जाएगा ही नहीं, तो इसके ऊपर ऊपर ही जूस रहेगा। इंसान को लगेगा पूरा ग्लास भर के, लेकिन वहां पे जूस हमारा क्या है, वो कमी है। तो ये जो अर्धगोला है हमारा, इसकी जो वॉल्यूम होगी वो अलग ही हट जाएगी, तो रियलिटी में उसे पूरा ग्लास भरा हुआ जूस नहीं मिल रहा है, उसे आधे गिलास जूस मिल रहा है नीचे से, क्योंकि आधा तो उसने नौटंकी कर रखी है, तो इस वजह से उसे पूरे तरीके से जूस अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो ये बोल रहा है कि जो हमारा आभासी धारिता है, यानी कि जो हमें आभास हो रही है वो वाली क्षमता, और जो वास्तविक क्षमता है वो हमें ज्ञात करके बतानी है, ठीक है। और ग्लास की ऊंचाई कितनी, 10 सेंटीमीटर दी गई है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ग्लास हमारा एक बेलनाकार है। अब जो हमारी आभासी धारिता होती है, आभासी धारिता कैसे निकालेंगे हम लोग, आभासी धारिता का मतलब ऐसा है, आभासी धारिता की जगह क्षमता लिख लो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आभासी क्षमता, आभासी क्षमता हमारी वो होगी कि पूरे ग्लास का हमारा आयतन कितना है, तो पूरे ग्लास का आयतन हमारा कितना है, आयतन इक्वल टू हम लोग कैसे निकालेंगे, आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जो हमारा ये होता है बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई पाई आर स्क्वायर एच। तो इस बेलन का आयतन क्या होगा, पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है, देखो आर हम लोग कैसे निकालेंगे, डायमीटर हमको दिया गया है, व्यास दिया गया है, यानी कि डायमीटर हमको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो आर हमारा क्या होता है, डायमीटर बाय में 2, तो 5 बाय में 2 हमारा हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, फिर इंटू 10, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने में हमारा निकल के आता है 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा निकल के आएगा, आभासी क्षमता हमारी ये निकल के आएगी। अब यहाँ पे हम लोग वास्तविक धारिता कैसे निकालेंगे, वास्तविक जो हमारी क्षमता है, वास्तविक क्षमता वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जो आभासी वाली क्षमता है, यानी कि जो ऊपर से हमें दिखाई दे रही है आभासी क्षमता, माइनस जो अंदर का अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन, मतलब अर्धगोले का जो आयतन है उतना हमारा जूस नहीं गया है वहां पे, तो उस अर्धगोले का आयतन हम लोग माइनस कर देंगे अगर पूरे के आयतन से, तो हमारा जो होगा हमारी वो वास्तविक वाली क्षमता भी निकल के आ जाएगी। तो आभासी क्षमता हमारी कितनी है, 196.25। अब अर्धगोले का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है अर्धगोले के आयतन का 2/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का आयतन हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 2/3 इंटू पाई क्या होगा 3.14, और आर क्यूब, आर हमारा क्या है यहाँ पे, आर हमारा है 2.5 इसका क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारा निकल के आएगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब, ये निकल के आएगा। तो जब तुम अपनी वास्तविक क्षमता निकालोगे तो 196.25 में से 32.71 तुम इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो तुम्हारा रियल में आंसर आ जाएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब।
अगर इसके थोड़ा आसपास में भी आता है तो भी चल सकता है, क्योंकि पॉइंट के आसपास में भी आंसर निकल सकता है। ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा 0.5 से कुछ पहले का आ रहा हो, मतलब 0.3 या 0.2 में आ रहा हो, तो भी वो आंसर चल जाता है। तो ये पॉइंट वाले जो आंसर्स होते हैं उनमें थोड़ा आगे पीछे चल जाता है, ठीक है। तो वास्तविक क्षमता हमारी ये निकल के आई है, और जो हमारी वो आभासी क्षमता थी वो ये है। तो हमें केवल यही बताना था आभासी क्षमता और वास्तविक क्षमता हमारी क्या होने वाली है। तो वास्तविक क्षमता निकल गई और आभासी क्षमता भी हमारी निकल गई है। देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला, रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमीय रंगों से रंग करना चाहता था। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, मतलब अर्धगोला रखा हुआ है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, जैसा कि चित्र में दिखाया दिखाया गया है। रशीद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि पूरे क्वेश्चन में सिंपल सी चीज बोल रहा है कि इस पूरे के पूरे लट्टू का तुम्हें क्षेत्रफल बताना है, क्योंकि उसे पूरा का पूरा लट्टू रंगना है, तो तुम्हें पूरे लट्टू का क्षेत्रफल बताना है। नीचे वाली हमारी क्या है, कोन है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शंकु, ठीक है। और ऊपर क्या है हमारा, हेमी सर्कल, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धगोला। अर्धगोला। तो हमें क्या करना है, शंकु का क्षेत्रफल निकालना है, अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालना है, और उनको ऐड कर देना है। उनको आपस में जब हम ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी उतना ही क्षेत्रफल हमारे रशीद को रंगना होगा, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका व्यास दिया गया है हमें, व्यास यानी कि डायमीटर में दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से तुम रेडियस निकालो, रेडियस कैसे निकलेगी, 3.5 बाय में 2, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1.75 सेंटीमीटर, ये हमारी रेडियस हो जाएगी, ठीक। अब देखो, जो शंकु होता है, शंकु का क्षेत्रफल कितना होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्यों, क्योंकि ऊपर ऊपर का क्षेत्रफल देखना है ना, जो इसके साइड साइड में पूरा होगा ना उसका क्षेत्रफल देखना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो कितना होता है, वो होता है हमारा पाई आर एल, ये होता है हमारा। अब देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, तो एल की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, हमें तो एच पता है। एच कितना पता है हमें, ये पता है एच, एच हमारा ये वाला है। अब इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो एच हमें 5 सेंटीमीटर ये पता है, ठीक है। अब शंकु की लंबाई कितनी होगी, शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, शंकु की ऊंचाई ये वाली जो हम लोग निकालेंगे, ये कितनी होगी, ये हम कैसे निकालेंगे, इसको मान लो H1 है ये, तो H1 तुम्हारी कैसे निकलेगी, जो H है तुम्हारा वो H1 प्लस तुम्हारा कितना 1.75 इनसे मिलके बना हुआ है। क्यों, क्योंकि देखो इसका व्यास है हमारा 3.75, तो इसका जो रेडियस होगा, ये सर्कल हेमी सर्कल का जो रेडियस होगा वो हमारा इतना होगा, ये हमारा रेडियस के बराबर होगा ये वाली लंबाई। तो इसमें क्या है, H1 में जो हम लोग ये वाली लंबाई जोड़ रहे हैं यानी कि रेडियस जोड़ दे रहे हैं, तो हमारा H की वैल्यू आ जा रही है, यानी कि 5 सेंटीमीटर आ जा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर H1 प्लस 1.75। तो यहां से जब तुम निकालोगे तो H1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी 3.25, ठीक है। अब देखो, हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है एल, इसको पहले इरेज कर देते हैं, पूरा बहुत कुछ कुछ हो गया है यहाँ पे। हमें निकालना है एल। अब एल होता क्या है, देखो एल होता है हमारा ये वाली लंबाई, इसको हम लोग बोलते हैं एल। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है, ये ऐसे समझ सकते हो तुम, ये ऐसे गया है, और ये तुम्हारा वो नहीं बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री वाला जो ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल, वो बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो इससे तुम लोग एक चीज समझ सकते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल में तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तुम्हें ये वाली हाइट पता है, ये तुम्हें पता है, तुम्हें केवल यही तो निकालना है। तो ये वाली हाइट क्या है, देखो ये हाइट जो हमने अभी H1 निकाली 3.25, और ये रेडियस हमारी कितनी है, रेडियस देखो ये है, ये हमारा आधा ही तो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये हमारा ये आधा ही तो जा रहा है। तो ये आधा मतलब क्या होगा, हमारा रेडियस, सर्कल की जो रेडियस होगी वो, तो रेडियस हमारी सर्कल की कितनी निकल के आई थी, वो निकल के आई थी 1.75। तो रेडियस हमारी क्या है 1.75, तो ये जल जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम जब तुम लगाओगे तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम में क्या करोगे तुम, 1.75 का स्क्वायर प्लस में तुम्हारा 1.75 का स्क्वायर प्लस में 3.25 का स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एल, एल का स्क्वायर, ठीक है। तुम क्या करोगे 1.75 का होल स्क्वायर प्लस में 3.25 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, उधर ये स्क्वायर में था इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू तुम निकालोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकल के आती है 3.69, ठीक है। ये तुम लोग निकाल लेना, 3.69 सेंटीमीटर निकल के आएगी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। तो ये पाई आर एल में जब तुम लोग डालोगे, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, आर की वैल्यू क्या है 1.75, एल की वैल्यू क्या है 3.69, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 20.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल के आएगी, ठीक है। अब फिर इसके बाद में तुम निकालोगे अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंटू 3.14 इंटू आर, आर क्या है हमारा 1.75 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आएगी 19.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी। अब तुम्हें कुल क्षेत्रफल जो है वो बताना है, कुल क्षेत्रफल,
वो तुम्हारा क्या हो जाएगा 20.27 प्लस 19.26। इसको जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 39.52 52। ये तुम्हारा निकल 53 आएगा, 39.53। ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा कितना टोटल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा कुल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो जो कुल क्षेत्रफल है यही वो क्षेत्रफल है जितना हमको रखना है। तो रखने के लिए उसको कितना क्षेत्रफल चाहिए होगा, इतने क्षेत्रफल को तो उसे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा लेक्चर होता है यहीं पर एंड। हमने इस लेक्चर के अंदर 2024 का जो हमारा मैथ्स का क्वेश्चन पेपर था उसके सारे के सारे क्वेश्चंस लगा लिए। अगर इनसे रिलेटेड तुम्हारे 2026 में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो सारे के सारे क्वेश्चन तुमसे लग जाएंगे, पक्की बात है, क्योंकि हमने इस तरीके से तुम्हें समझाया कि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो तुमसे लग जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जुड़े रहिए चैनल के साथ में, ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलती रहेंगी चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।